एसओई के आरंभिक वर्षों में वायरलेस ऑपरेटरों को प्लेफेयर कोड सिखाया जाता था, जिसमें प्लेफेयर की के रूप में 5 बाय 5 अक्षर वर्ग और एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इसे दिमागी अभ्यास के तौर पर सिखाया जाता था, लेकिन फील्ड में इसका इस्तेमाल कभी कभार ही होता था। बाद में इस की को एक शब्द की जगह कविता की एक पंक्ति में बदल दिया जाता था, जिसे गुप्तचर को अपनी स्मृति में संजोए रहना होता था। शब्द वर्ग पर यह रूपांतरण उस कविता कोड के आधार पर किया जाता था। कविता के शब्दों का चुनाव गुप्तचर करता था ताकि वो उसे आसानी से याद रख पाता। नून ने इसके लिए अपनी ही लिखी कविता का इस्तेमाल किया था। पहले के संकेताक्षरों की तुलना में इन्हें सुलझा पाना मुश्किल होता था, लेकिन अंततः ये संकेत भी जर्मनों द्वारा सुलझा लिए गए थे, क्योंकि पूरे संकेत को सुलझाने के लिए इतना ही तो ज़रूरी था कि वो उस कविता या उसकी शब्दावली का पता लगा लेते। 1942 तक डबल ट्रांसपोजिशन नामक एक और संकेत प्रणाली आ गई। इसके लिए गुप्तचर को बेतरतीब संख्याओं के 2 सेट याद करने पड़ते थे। पहली बेतरतीब संख्याओं के नीचे सादा इबारत लिखी जाती थी और फिर उसे दूसरे सेट पर उतार लिया जाता था। 1943 में प्लेफेयर कोड का और भी संशोधित संस्करण इस्तेमाल किया जाने लगा था, जिसमें संख्याओं के साथ साथ अक्षरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। 1944 के मध्य तक एक ज़्यादा सुरक्षित और अभेद संकेत सामने आ गया। गुप्तचर को रेशम के अनेक छोटे छोटे कपड़े दिए जाते थे, जिनमें से प्रत्येक पर अक्षरों या आकृतियों के कई कॉलम छपे होते थे, जिनसे कोई भी संदेश गढ़ा या पढ़ा जा सकता था। जब गुप्तचर किसी अक्षर का इस्तेमाल कर लेता था तो उसे उस अक्षर को काट कर जला देना होता था। इससे ये बात सुनिश्चित हो जाती थी कि वो वे कोड जर्मनी को कभी नहीं दे सकता था, क्योंकि उसने उन्हें नष्ट कर दिया होता था और इसकी कोई संभावना नहीं होती थी कि वो उसे याद कर पाता। रेशम के उस कपड़े की नकल होम स्टेशन पर रख ली जाती थी। उसे वन टाइम पैड के नाम से जाना जाता था। नून ने प्लेफेयर कोड और डबल ट्रांसपोजिशन का इस्तेमाल करना सीख लिया था। गुप्तचरों के लिए ये सीखना भी ज़रूरी होता था कि वो अपने प्रसारणों में सुरक्षा संकेतों का समावेश कैसे करें। यह ऑपरेटर के लिए बेहद महत्वपूर्ण चीज़ थी, क्योंकि इसी के माध्यम से वो अपने होम स्टेशन को चेतावनी भेज सकता था कि वो दुश्मन के हाथों में पड़ गई है या पड़ गया है। ये संकेत ऑपरेटर विशेष के संदर्भ में विशिष्ट होते थे और इनमें जानबूझकर की गई स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती थी, जैसे हर इबारत के 7वें अक्षर का गलत होना या 12वें अक्षर की जगह अल्फ़ाबेट के उससे आगे के अक्षर का लिख दिया जाना। जर्मन जल्दी ही सुरक्षा संकेत की मौजूदगी को समझ गए और उसे उगलवाने के लिए पकड़े गए गुप्तचरों पर दबाव डालने लगे। तब गुप्तचर दोहरे सुरक्षा संकेत रखने लगे, एक दिखावे का संकेत जिसे वो दबाव में आने पर दुश्मन के सामने उगल सकते थे, और दूसरा वास्तविक संकेत जिसे वो अपने पास रखते थे। उन संकेतों को पढ़ने वाले कर्मचारियों को मालूम होता था कि ऑपरेटर्स किस संकेत का इस्तेमाल करेगा। इसलिए अगर उनके नोट्स कहते थे कि दिखावे का संकेत प्रस्तुत, वास्तविक संकेत हटाया गया, तो इसका मतलब होता था कि ऑपरेटर पकड़ा गया है और वो दबाव में है। ये संकेत लंदन स्थित प्रधान कार्यालय के बुनियादी महत्व रखते थे, लेकिन अक्सर जो कर्मचारी उन्हें प्राप्त करते थे वो उनकी ओर ध्यान नहीं देते थे। इसी का नतीजा था कि फील्ड में मौजूद नूर और उनके साथियों को विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े थे। मेन ऑफिस नकली संदेश भेजकर ऑपरेटर की असलियत की परीक्षा भी लेता था। किसी गुप्तचर को संदेश भेजकर पूछा जा सकता था, जैसा कि तुम्हें आदेश दिया गया था, क्या तुमने निकोल से संपर्क किया? जबकि निकोल एक काल्पनिक व्यक्ति होता था और वैसा कोई आदेश दिया ही नहीं गया होता था। अगर गुप्तचर आश्चर्य में पड़कर जवाब देता, ये कमबख्त निकोल कौन है और किस आदेश की बात की जा रही है, तो मेन ऑफिस समझ जाता था कि गुप्तचर असली है। इसकी बजाय अगर मेन ऑफिस को मसलन इस तरह का कोई जवाब प्राप्त होता था, हाँ मुझे उससे कहाँ मिलना है, या मैं मिलने की व्यवस्था कर रहा हूँ, आगे के ब्यौरे भेजो, या महज मिलूँगा, तो वो समझ जाते थे कि वो दुश्मन से बात कर रहे हैं। फील्ड से आया संदेश सुनने वालों के विशेषज्ञ समूह फैनी के पास भेजा जाता था, जो इन संदेशों को सुनने के लिए स्थायी तौर पर तैयार होते थे और उनके जवाब देते थे। कॉलिन गॉबिन्स ने एसओई के वायरलेस ऑपरेटरों के काम को मुहिम की हमारी समूची श्रृंखला की सबसे मूल्यवान कड़ी की संज्ञा देते हुए कहा था, इन कड़ियों के बिना हम अंधेरे में हाथ पैर मार रहे होते। नूर टेम पार्क में लगातार प्रगति कर रही थी। चूँकि वो मोर्स का प्रशिक्षण पहले ही प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए वो उन अन्य प्रशिक्षुओं से आगे थी जिन्हें एकदम शून्य से शुरुआत करनी पड़ रही थी। नूर ने इस अवसर का फ़ायदा उठाकर अपने काम को और भी तराश डाला। हर सप्ताह उनकी गति दर्ज की जाती थी तथा सामान्य टिप्पणियाँ की जाती थीं।
टेम पार्क में 40 घंटे की ट्रेनिंग के बाद उनकी मोर्स रफ्तार बढ़कर प्रति मिनट 16 शब्द भेजने और प्रति मिनट 19 शब्द प्राप्त करने तक पहुंच गई। उनके ट्रेनर ने गौर किया कि उन्हें अभ्यास की ज़रूरत है और वो जल्दी ही थक जाती हैं, लेकिन वो ठीक से काम कर रही हैं और निश्चय ही प्रगति करेंगी। एक सप्ताह बाद उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाकर 18 शब्द प्रति मिनट भेजने और 20 शब्द प्रति मिनट प्राप्त करने तक की कर ली। 16 अप्रैल आते आते नूर की मोर्स रफ्तार 18 शब्द प्रति मिनट भेजने और 22 शब्द प्रति मिनट प्राप्त करने तक पहुंच गई। उनके प्रशिक्षक ने इसे संतोषजनक कहा, क्योंकि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे किसी भी ऑपरेटर के संदर्भ में ये सबसे तेज़ रफ्तार थी। इस मकाम पर वे A-2 फील्ड में रेडियो का इस्तेमाल की प्रायोगिक कार्य की दिशा में सक्रिय हो गई थी। उनकी रिपोर्ट बताती थी कि उन्हें ये कुछ विचित्र सा लग रहा था, लेकिन वो कुल मिलाकर अच्छी प्रगति कर रही थी। साफ था, नूर अच्छी तरह रच बस गई थी। रेडियो ट्रांसमिशन के प्रति उनका रुझान बाकी रंग रूटों के मुकाबले सबसे अधिक था। ट्रेनिंग के जिस एकमात्र पहलू का उन्होंने आनंद नहीं लिया वो शारीरिक कार्य था, जिसमें सघन शस्त्र प्रशिक्षण शामिल था। लेकिन जैसा कि उनके प्रशिक्षक ने गौर किया था, उन्होंने उस पर काम करने का निश्चय कर रखा था। 19 अप्रैल 1943 को उनके प्रशिक्षक लेफ्टिनेंट हॉलैंड की एक और रिपोर्ट में उनकी प्रगति और रवैये की प्रशंसा की गई। इस छात्रा ने 27X पार्टी के अपने 2 फैनी साथियों की तरह खुद को स्कूल के जीवन में पूरी तरह झोंक दिया है। इसमें अपरिमित ऊर्जा है और वो इसे स्वैच्छिक शारीरिक प्रशिक्षण पर भरपूर खर्च करती है, जिसके पीछे उसका लक्ष्य स्त्रियोचित अक्षमताओं पर भरसक विजय पाने का है। वो खुश करने के लिए बहुत उत्सुक है, साथियों की मनस्थिति या बातचीत के लहजे के मुताबिक खुद को ढालने के लिए बहुत तत्पर है। शख्सियतों में बहुत दिलचस्पी रखती है, मजबूत बंधनों में सक्षम है, हृदय से कोमल है, भावप्रवण है और कल्पनाशील है। उसे अपने परिवार से बहुत लगाव है। वो 5 साल तक सगाई के बंधन में रही है, लेकिन फिर उसने सगाई तोड़ दी। मौजूदा जिम्मेदारी संभालने के लिए उसका ध्येय आदर्शवाद प्रतीत होता है। उसे लगा था कि वो बाप के रूप में गतिरोध की स्थिति में पहुंच गई थी और इसलिए युद्ध के सिलसिले में कोई अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए वो बहुत इच्छुक थी। ऐसी कोई भूमिका जो उसकी क्षमताओं से कुछ ज़्यादा की मांग करती है और शायद अधिक उत्सर्ग की मांग करती है। ये एकमात्र ध्येय प्रतीत होता है। सगाई का टूटना पुरानी घटना हो चुकी है। ना ही ऐसा लगता है कि उसके मन में कोई माताहारी किस्म का रोमानी ख्याल है। दरअसल वो स्वीकार करती है कि वो ऐसा कोई भी दुम हुआ काम करना नहीं चाहती जिसका आशय है सोची समझी दुर्भावनाओं के साथ दोस्ती। माँ से अलग होने और उनके साथ पत्र व्यवहार खत्म होने की अनिवार्यता के बारे में माँ को तैयार करने को लेकर उसने जिस तरह पहले से सोच रखा है, उससे ये जाहिर होता है कि उसने निश्चय ही इस जिम्मेदारी के कुछ मायने समझ लिए हैं। ये एक सुस्पष्ट कल्पना के साथ जुड़ा उसकी शख्सियत का जज्बाती पहलू है, जो उसके प्रशिक्षण के बाद की सीढ़ियों पर ध्येय के प्रति उसकी निष्ठा की कसौटी होगा। ये विस्तृत रिपोर्ट बताती है कि एसओई अपने ट्रेनी के अतीत और उनकी दिमागी बनावट में कितनी दिलचस्पी रखती थी। साफ है कि नूर ने अपने ट्रेनर्स से अपने निजी और पारिवारिक जीवन, अपनी बेचैनियों और आशंकाओं के बारे में इन चीज़ों की कुछ गहराई में जाकर चर्चा की थी। हालांकि ट्रेनर्स के सामने ये बात साफ थी कि वो जज्बाती थी, लेकिन उन्होंने उनमें संचित हिम्मत और साहस को देख लिया था। उनकी परिपक्वता और साफ गोई से उनके ट्रेनर्स प्रभावित थे, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी था। अपने रेडियो और तकनीकी ट्रेनिंग के अलावा नूर ने गुप्तचर बनने और गुप्तचर के जीवन के रूप में जीवित रहने की महत्वपूर्ण कला भी सीख ली थी। वानबरों के शुरुआती ट्रेनिंग तथा विशेषज्ञ ट्रेनिंग स्कूलों के बाद एफ सेक्शन के ज़्यादातर गुप्तचरों को स्कॉटलैंड के ग्रुप ए स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल नंबर 26 में भेज दिया जाता था। यहाँ एफ सेक्शन को ट्रेनिंग के दौरान एक आदर्श धरातल मिलता था। स्कॉटलैंड की पहाड़ियों के सबसे दुर्गम इलाकों में कई बड़े बड़े मकान। इन सुदूर पर्वतों पर अक्सर कठोर मौसम से जूझते हुए ट्रेनीज़ को नकली विस्फोटकों का इस्तेमाल कर पुलों को उड़ाने और तोड़फोड़ की इसी तरह के अन्य गतिविधियों की शिक्षा दी जाती थी। यह कठोर शारीरिक ट्रेनिंग होती थी और ट्रेनीज़ को हथियारों का इस्तेमाल करना, चिकने हथियारों में गोली बारूद भरना, कच्चे देहाती इलाकों के बीच से रास्ता बनाना और झाड़ों के बीच से चुपचाप रेंगते हुए निकल जाना आदि का अभ्यास करना होता था। उन्हें चट्टानी नदियों को पैदल पार करना, बस्तियों की निगाहों से बचकर रहना, कुछ भी खाकर काम चला लेना
और चुपचाप हत्याएं करना सीखना होता था। उन्हें पहाड़ों पर मीलों साइकिल चलाते हुए अपनी तंदुरुस्ती को पराकाष्ठा तक ले जाना होता था ताकि वो युद्ध क्षेत्र में काम आ सकें। नूर की ट्रेनिंग संबंधी फाइलों में ऐसी कोई सबूत नहीं मिलता कि वो एरिसेक यानी कि ए स्कूल गई थी। चूँकि वो एक रेडियो ऑपरेटर थी, संभवतः उनके ट्रेनिंग को उसी विशेष क्षेत्र पर केंद्रित रखना बेहतर समझा गया होगा। एरिसेक की ट्रेनिंग के बाद गुप्तचरों को उनके अपने कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने आगे के स्कूलों में भेजा जाता था। कुछ लोग औद्योगिक तोड़फोड़ का कोर्स करने के लिए जाते थे। कुछ पैराशूट की मार्फत पहुंचाई जाने वाली रसद के लिए बाहरी इलाकों का चुनाव करने, उनका वर्णन करने तथा विशेष रिसेप्शन कमेटियां गठित करने की दक्षता सीखते थे। कुछ लोग तिजोरियां तोड़ना, ताले खोलना और हथियारों का इस्तेमाल करना सीखते थे। एक अंतिम कोर्स होता था मैनचेस्टर के करीब रिंगवे एयरफील्ड में पैराशूट ट्रेनिंग का। यहाँ से उन्हें पैराशूट की मार्फत टैटन पार्क में छोड़ दिया जाता था। ट्रेनीज आमतौर से 4-5 अभ्यासी छलांग लगाते थे, जिनमें से एक रात में लगाई जाती थी और एक पैरों में उपकरण बांधकर। लेकिन नूर रिंगवे नहीं गई थी क्योंकि उनके ट्रेनर ने उन्हें पैराशूट ट्रेनिंग से बाहर रखा था। सारे गुप्तचरों के लिए ट्रेनिंग का अंतिम चरण होता था फिनिशिंग स्कूल। नूर को इसके लिए हैम्पशायर में ब्यूली यानी कि बी स्कूल STS 36 में भेजा गया था। उन्हें रविवार 9 मई को 4 अन्य सहकर्मियों के साथ वाटरलू से साउथहैम्पटन तक की यात्रा के निर्देश दिए गए थे। वहाँ से उन्हें ब्यूली जाना था, जो SOE ट्रेनिंग स्कूल्स के मुकुट में मणि की तरह था। यहाँ न्यू फॉरेस्ट के अंदरूनी इलाके में मॉन्टेग्यू परिवार की जागीर और 1204 में निर्मित ब्रिटेन के एक सबसे पुराने मठ के खंडहरों के विस्तीर्ण मैदान में गुप्तचर दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में जीवित रहने की कला सीखते थे। झील की और खुलते इस देहाती मकान में जहां अलाव जलते रहते थे, वहां एरिसेक के कठोर ट्रेनिंग के बाद गुप्तचरों को तनाव मुक्त होने की गुंजाइश मिलती थी। मठ के खंडहरों के बीच एक शिलालेख पर उन गुप्तचरों को श्रद्धांजलि दी गई थी जिन्होंने अपने खतरनाक युद्धकालीन अभियानों के दौरान यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त किया था। इस जागीर में SOE के 11 मकान थे जो विशेषज्ञतापूर्ण ट्रेनिंग के लिए स्कूलों तथा आवासीय कुटीरों के रूप में काम करते थे। ब्यूली मैनर, जो अब राष्ट्रीय मोटर म्यूजियम है, ग्रुप B स्कूल का मेन ऑफिस था। मॉन्टेग्यू परिवार के लोग स्वयं पैलेस हाउस में रहते थे। पैलेस हाउस का इस्तेमाल लोकल एयर रेड प्रिकॉशंस ARP और रेड क्रॉस मुख्यालय के रूप में भी किया जाता था और बाद में से अलाइड सुप्रीम कमांडर जनरल ड्वाइट D आइजनहावर का आपातकालीन मुख्यालय बना दिया गया था। मुख्य कक्षाएं रिंग्स नामक 13 शयन कक्षों वाले एक विशाल चक्करदार भवन, जो अब ध्वस्त हो चुका है, में लगा करती थी। सारे मकानों के अलग अलग नाम थे। बोरमांस F सेक्शन को विशेष रूप से पसंद था और यही वो मकान था जिसमें नूर जैसी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। नदी की दिशा में नीड्स की और पॉइंट के करीब स्थित वॉरेन हाउस तथा सॉलेंट की दिशा में फैले सॉली के तट पर स्थित मकान का इस्तेमाल गुप्तचरों को कई तरह के हथियार दागने का ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता था। पूर्वी किनारे पर स्थित इंचमेरी हाउस का उपयोग फ्री फ्रेंच कोबा पैराशूट कंपनी के पॉलिश और फ्रांसीसी सेना टुकड़ियों के लिए कमांडो ट्रेनिंग स्कूल के तौर पर किया जाता था। क्लॉब गोड्स नामक मकान भी F सेक्शन ने ले लिया था। सुरम में ब्यूली गांव ने युद्ध के दौरान किए गए कुछ अत्यंत गुप्त कामों के लिए अड्डा मुहैया कराया था। जंगली टड्डुओं और नदी के किनारों पर बसेरा कती बत्तखों से युक्त इस न्यू फॉरेस्ट के इस शांत वातावरण में अत्यंत गोपनीय और खतरनाक अभियानों का अंजाम दिया गया था। D-Day की तैयारियों के दौरान ब्यूली नदी के पश्चिमी तट पर आयस्टर बेड में तैयार किए जा रहे तैरते हुए मलबेरी बंदरगाहों के विभिन्न अवयव यहाँ फैले हुए थे। वही ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के दौरान सैनिकों को लाने वाली 500 से ज़्यादा विभिन्न आकार की नौकाओं ने इस नदी का उपयोग किया था। गोताखोरों की टुकड़ियों और पानी के अंदर खुफिया सर्वेक्षण करने वाले सर्किट, साथ ही SOE के गुप्तचर और कमांडो इन मकानों के तहखानों में छुपे थे। यहीं नौसेना के वैज्ञानिकों ने नए हथियारों के साथ प्रयोग किया था। ब्यूली का पूरा इलाका और पड़ोस का बकलर्स हार्ड युद्ध के दौरान वर्जित इलाके थे। नदी के पूर्वी तट पर रोथचाइल्ड का घर एक्सबरी हाउस था, जिसे नौसेना ने अपने कब्जे में ले लिया था और जो बाद में HMS मर्डस्टोन के नाम से जाना गया था। इसमें रहने वालों में प्रसिद्ध लेखक और इंजीनियर नेविल शूट भी शामिल थे, जिन्होंने रॉकेट प्रक्षेपित करने वाले
बिना पायलट के विमान स्वालो के साथ प्रयोग किया था, जो आज की क्रूज मिसाइल का पूर्वज है। ब्यूली के ट्रेनर्स की लिस्ट में आकर्षक शख्सियत वाले किम फिल्बी भी शामिल थे, जिनके बारे में बाद में पता चला था कि वो सोवियत डबल एजेंट थे। वे ब्यूली में प्रचार के तरीके पढ़ाते थे। विडम्बना ये थी कि फिल्बी ने स्वयं ये हुनर सोवियतों से सीखे थे, क्योंकि वो 1933 से ही उनके लिए काम कर रहे थे। नूर के समय तक वे MI6 में अपने करियर के लिए ब्यूली छोड़ चुके थे, लेकिन उन्हें ब्यूली में एक ऐसे विलक्षण ट्रेनर के रूप में याद किया जाता था जिन्होंने गुप्तचरों को उस शासन व्यवस्था के प्रति नफरत का इजहार किए बिना उनके अधीन रहना सिखाया था, जिससे वो वास्तव में नफरत करते थे। ब्यूली में दिए जाने वाले ट्रेनिंग को SOE अत्यंत निर्णायक महत्व का मानती थी। वो जगह ब्यूली ही थी जहां गुप्तचर अपने दुश्मनों को पहचानना और युद्ध क्षेत्र में जीवित बने रहना सीखते थे। उन्हें सिखाया जाता था कि वो ये पता कैसे लगाएं कि उनका पीछा किया जा रहा है या नहीं, और अगर किया जा रहा है तो दुश्मन को चकमा कैसे दिया जाए, किस स्रोत से संपर्क कैसे किया जाए, सुरक्षित लेटर बॉक्स कैसे तैयार किए जाए, संदेश कैसे भेजे जाएं और रेडियो एरियल कैसे स्थापित किया जाए। गुप्तचरों को युद्ध क्षेत्र के सफ़र पर भेजा जाता था और अक्सर गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसका उद्देश्य ये जांचना होता था कि वो अपने गढ़े गए किस्से पर अडिग बने रह पाते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें अंतिम मुहिम की तैयारी के तौर पर होती थी। मॉरिस बकमास्टर अक्सर मेन ऑफिस से आकर रंगरूटों से जिरहा करते थे और उनके मनगढ़ंत किस्सों में सेंध लगाने के उद्देश्य से उनसे गुस्तापो शैली में पूछताछ करते थे। गुप्तचरों को गिस्तापो की वेशभूषा वाले किसी व्यक्ति द्वारा आधी रात को उनके बिस्तरों से घसीट लिया जाता था। उन्हें अक्सर पूछताछ के लिए निर्धारित किसी कमरे में ले जाया जाता था। उनके चेहरों पर तेज़ रोशनी फेंकी जाती थी और ऐसे लोगों का सामना करने को विवश किया जाता था जो गिस्तापो अधिकारी जैसे दिखते थे। ये इसलिए किया जाता था ताकि ट्रेनीज को इन पूछताछों की क्रूरता का अनुमान हो सके। उन्हें उनके मनगढ़ंत किस्से इतनी बार दोहराने पड़ते थे कि पूछताछ के अंत तक आते आते वो किस्से उनके दिमाग में अंकित हो जाते थे। अगर वो दबाव में आकर टूटने से बच जाते थे तो उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता था और वो वास्तविक जर्मन पूछताछ का सामना करने को तैयार हो जाते थे। वे पूर्वाभ्यास बहुत मनहूस किस्म के होते थे और रंग रूटों को बख्शा नहीं जाता था। उन्हें नंगा करके तेज लैंपों की रोशनी में घंटों खड़ा रखा जाता था और हालांकि उनके साथ शारीरिक हिंसा नहीं की जाती थी, वो जानते थे जब असल पूछताछ होगी तो उसमें शायद यातनाएं भी शामिल होंगी। अगर रंगरूट दबाव में आकर बुरी तरह टूट जाते थे तो उनको युद्ध क्षेत्र में भेजे जाने की संभावना नहीं होती थी। बकमास्टर ने बाद में याद करते हुए बताया था कि क्रूरतापूर्ण कटाक्ष, बार बार दोहराए गए तथा चिल्लाकर पूछे गए सवाल और निरंतर अड़ियल रवैया आदमी के मनोबल को तोड़ देता था। लेकिन वो इस बात से तसल्ली हासिल कर सकता था कि मुमकिन है पूर्वाभ्यास के दौरान इस तरह टूटने की वजह से उसकी और दूसरों की जान बच गई हो, क्योंकि ये चीज़ दुश्मन के सामने उसे वैसा करने से रोकेंगी। ये कोई खेल नहीं था। बताया जाता है कि नूर ब्यूली में इस छदम गिस्तापो पूछताछ के दौरान बुरी तरह दहशत में आ गई थी और जब अधिकारी उन पर चिल्लाते थे तो उनकी बोलती लगभग बंद हो जाती थी। रात के समय बिस्तर से घसीट लिए जाने और गिस्तापो की वर्दी द्वारा लोगों द्वारा घेर लिए जाने पर वो बुरी तरह डर गई थी। जोआन सैंडरसन ने बाद में कहा था, उन्हें नूर की ये झूठी पूछताछ लगभग असहनीय लगी थी। लगता था कि वो पूरी तरह दहशत में आ गई थी। कोई भी देख सकता था कि उन्हें रोशनियों से बेहद तकलीफ हो रही थी और जब अधिकारी बहुत ज़ोर से चिल्लाता था तो उसकी आवाज़ से भी। एक बार तो अधिकारी ने कहा, कुर्सी पर खड़ी हो जाओ। इन सब बातों ने उन्हें इतना भ्रमित कर दिया कि उनकी आवाज़ लगभग चली गई थी। उनके मुंह से शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे थे। कभी कभी तो सिर्फ फुसफुसाहट ही सुनाई देती थी। बाद में जब वो बाहर आई तो कांप रही थी। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। ब्यूली में गुप्तचरों के फ्रांसीसी तौर तरीके भी सिखाए जाते थे। ये चीज़ फ्रांस में उनके जीवित बने रहने के लिए बहुत अहमियत रखती थी। गुप्तचरों का हर काम फ्रांसीसी ढंग से करना होता था, चाहे अपने बालों में कंघी करना हो या अपने छुरी काटे प्लेट में छोड़ना हो, फ़ोन का जवाब देना हो या वेटर को बुलाना हो। आदमी का लहजा और शब्द भले ही पूरी तरह सही क्यों ना हो, वो फ्रांसीसी में गलत मुहावरे का इस्तेमाल कर अपनी पोल खोल सकता था। ट्रेनीज को फ्रांस से लौटे गुप्तचरों के अनुभव सुनाए जाते थे ताकि वो उनसे सीख सकें। उनको बताया जाता था कि किस तरह एक बार एक गुप्तचर फ्रांस के एक कैफ़े में गया और उसने ब्लैक कॉफ़ी की मांग की।
इससे वेटर आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि उस समय फ्रांस में कोई दूसरी कॉफ़ी थी ही नहीं। इस तरह की छोटी छोटी चूकें कितनी ही मामूली क्यों ना हो, शक पैदा कर सकती थी। नूर को फ्रांस में डांटा जाता था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ी शैली में अपनी चाय में पहले दूध डाल लिया था। मामूली सी गफलत भी आपकी पोल खोल सकती थी, क्योंकि मुखबिर हर कहीं मौजूद होते थे। मॉरिस बकमास्टर ने लिखा था कि एक अन्य उदाहरण टेलीफोन इस्तेमाल करने का ढंग था। फ्रांसीसी तेने ला लीनिए यानी कि कृपया लाइन पर बने रहे कभी नहीं कहते, जैसे कि अंग्रेज़ कहते हैं। इसकी बजाय वो कहते हैं ना किते पा लेकूत, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुनना मत छोड़िए या सिर्फ ना किते पा। अगर गुप्तचर किसी भी तरह की दूसरी शब्दावली का इस्तेमाल करता था तो सुनने वाला फ्रांसीसी संदेह से भर उठता था, और अगर वो फ्रांसीसी विशेष समर्थक होता था तो ये स्थिति गुप्तचर की मौत का कारण बन सकती थी। गुप्तचरों को सिखाया जाता था कि वो फ्रांस के अपने अड्डे से बेकर स्ट्रीट के साथ उन अनेक पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किस तरह तालमेल बिठाएं, जो संदेशों को पेरिस से स्पेन की सीमा से पार कर पर्वतों और तटस्थ राजधानियों में तैनात विभिन्न गुप्तचरों के माध्यम से बेकर स्ट्रीट तक लेकर आते थे। नूर हालांकि युद्ध से पहले फ्रांस में रह चुकी थी, लेकिन अब जर्मन के अधीन ये बिल्कुल अलग जगह थी। उनके सख्त ट्रेनिंग ने उन्हें ये एक ऐसे शहर में जिंदा बने रहने के लिए तैयार किया था जिस पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने फ्रांस की जीवन स्थितियों के बारे में जाना समझा, इस बारे में कि उन्हें किस तरह के पहचान पत्रों की ज़रूरत होगी, और ऐसे ही अन्य प्रासंगिक चीज़ों के बारे में भी जाना समझा। उन्हें विभिन्न पुलिस बलों की वर्दियों को पहचानना सिखाया गया, और ये बताया गया कि स्थानीय पुलिस जर्मनों के साथ किस तरह निकट संपर्क रखते हुए काम करती है। रिंग्स और बोरमांस की कक्षाओं में उन्हें दुश्मनों, जर्मन सैनिकों और फ्रांसीसी मिलीस, जर्मन समर्थक फ्रांसीसी पुलिस की तस्वीरें दिखाई गईं और सिखाया गया कि उनके चेहरों को कैसे पहचाना जाए। उन्हें पेरिस के बुलवार्ग कस्पाई स्थित होटल लुतेशिया में अड्डा जमाए जर्मनी की सैन्य टुकड़ियों अपेवाया से और 82-86 एवेन्यू फर्श में अप्ठा जमाए एसएस की खुफिया शाखा एसडी से सचेत रहने की सीख दी गई। उन्होंने नाजी पार्टी, जर्मन सेना और गस्तापो पर केंद्रित व्याख्यान सुने और फ्रांस से लौटे गुप्तचरों द्वारा बयान किए गए किस्सों के मार्फत हिंसक पूछताछ करने वालों से निपटने के तरीकों के बारे में जाना। संकेत लिपियों, नक्शों को समझने, माइक्रो फोटोग्राफी और जालसाजी को पहचानने और जालसाजी करने के बारे में भी पढ़ाया गया। गुप्तचरों को युद्ध क्षेत्र में चौकन्ना करने वाले बीबीसी के संदेशों को इस्तेमाल करना और उन्हें व्यवस्थित करना भी सिखाया गया। अपने गुप्तचरों को गुप्त संदेश भेजने के लिए एसओई नियमित रूप से बीबीसी की फ्रांसीसी प्रसारण सेवा चलाया करती थी। गुप्तचरों, हथियारों या रसद की हर खेप के गिराए जाने से पहले फ्रांस में उन्हें प्राप्त करने वाली समितियां उनकी अपेक्षित आमद के बारे में खबरें सुनती थीं। फ्रांसीसी में पढ़े गए शाम के न्यूज़ बुलेटिन के बाद उद्घोषक एविस नामक कई निजी संदेश भेजा करता था। ये संदेश हर दिन शाम को 7:30 बजे और फिर रात को 9:15 बजे लंदन के स्ट्रैंड रोड पर स्थित बीबीसी वर्ल्ड सर्विस मुख्यालय से प्रसारित होते थे। कार्यक्रम में साधारण किस्म की सूचनाओं और कविताओं के बीच ऐसे तयशुदा संकेत बिखरे होते थे जो युद्ध क्षेत्र में तैनात गुप्तचरों को खेपों के गिराए जाने के इंतजामों के बारे में बताते थे। मसलन उद्घोषक धीमे और साफ स्वर में कहता, मोइस डोगमिया सुहा ले बोक ग्यू नील, मूसा नील नदी के तट पर सोएगा, जिसका मतलब ये होता था कि एक गुप्तचर हडसन विमान से पहुंचने वाला होता था। शाम का ये प्रसारण गुप्तचर को चौकन्ना कर देता था। अगर यही बात बाद के प्रसारण में दोहराई जाती थी तो ये उक्त सूचना की पुष्टि होती थी। इस तरह वो युद्ध क्षेत्र में गुप्तचर की अगवानी या पैराशूट से उतारे जाने के लिए तैयार हो जाते थे। अक्सर संदेश में अर्थहीन वाक्य घुसेड़ दिए जाते थे, जिनका उद्देश्य संदेश को कुछ ऐसा रूप देना होता था कि संदेश देने वाले ग्रामीणिक लगें। ब्यूली की पद्धतियाँ आदर्श जासूसी स्कूल जैसी थीं। नूर को सिखाया गया था कि वो किस तरह निरंतर चौकन्ना रहें, किस तरह गुप्त अड्डों का इंतजाम करें, किस तरह भीड़ के बीच लोगों का ध्यान आकृष्ट किए बिना साथ ही गुप्तचर तक अपने संदेश पहुंचाएं और अपनी पहचान को किस तरह गुप्त रखें। ट्रेनिंग के एक एक पहलू का उद्देश्य आत्मरक्षा और कारगर ढंग से काम करने में गुप्तचर की मदद करना होता था।
नूर अपनी ट्रेनिंग में पूरी तरह तल्लीन थी। उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि वो किसी सकारात्मक लक्ष्य की दिशा में काम कर रही थी और कुछ इस तरह का काम कर रही थी जो करने योग्य था। ब्यूली से लंदन की अपनी एक यात्रा में नूर ने जीन को बताया था कि उन्हें एक खास पद पर पदोन्नत कर दिया गया था और वे अच्छे किस्म की लड़कियों के साथ काम कर रही थी। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि वो एक खूबसूरत पुराने मकान में रहती थी जिसकी खिड़कियों में रंगीन कांच लगे थे। जीन को याद करते हुए बताया था कि वो काफ़ी उत्साहित, उत्तेजित और पहले की तुलना में बेहतर लग रही थी। इस बीच युद्ध क्षेत्र में रेडियो ऑपरेटर्स की कमी संकट की अवस्था में पहुंच गई थी। पेरिस से मिले एक एसओएस सिग्नल की वजह से एसओई ने नूर से पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग पूरा किए बिना सीधा युद्ध क्षेत्र में जाने की स्थिति में है। जैसी कि उम्मीद थी, वो तुरंत तैयार हो गई। वेरा एटिंकन्स ने उनके लिए किस्सा गढ़ दिया और विदाई से पहले की अंतिम सीढ़ी के लिए तैयार कर दिया। नूर लाइसेंडर विमान से ले जाई गई। एयर मिनिस्ट्री द्वारा रखे गए दस्तावेजों के अलावा उन विमान के कई अन्य ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। उक्त दस्तावेज बताते हैं कि 12/22 की रात को नूर तथा एक अन्य गुप्तचर जैक कुफ्तो ने फ्रांस की उड़ान भरी थी, लेकिन विमान कॉम्पियन से लौट आया था क्योंकि उसकी अगवानी करने वाले रिसेप्शन कमेटी मौजूद नहीं थी। पेरिस में युद्ध क्षेत्र में मौजूद गुप्तचर प्रसारण में रुकावट की वजह से रेडियो से प्रसारित निर्देश नहीं सुन पाया था। नूर इस उड़ान के दौरान व्यर्थ बेचैन रही। इस मुद्दे पर नूर की व्यक्तिगत फाइलों से कुछ भ्रम पैदा होता है। उनमें मई के महीने में पेरिस के लिए उनकी किसी उड़ान का जिक्र नहीं है, लेकिन उनसे पता चलता है कि उन्हें ट्रेनिंग अभियान के तहत ब्यूली से ब्रिस्टल भेजा गया था। ये बात साफ नहीं है कि नूर ने पेरिस की अपनी पहली यात्रा ब्रिस्टल की यात्रा के दौरान की थी या उसके तुरंत बाद की थी। उनकी फाइल का कहना है कि वो 96 घंटे की योजना के हिस्से के तौर पर 19 से 23 मई 1943 के बीच ब्रिस्टल में थी। ये तारीखें उनकी पेरिस की उड़ान की तारीखों से मेल नहीं खाती। ये मुमकिन नहीं प्रतीत होता कि नूर को ब्रिस्टल में 96 घंटे का कोर्स पूरा किए बिना ही पेरिस भेज दिया गया हो। ट्रेनिंग का ये अंतिम सोपान रंगरूटों को सर्वाधिक वास्तविक एहसास कराता था कि युद्ध क्षेत्र में काम क्या करना था और इसलिए इस ट्रेनिंग को अनिवार्य माना जाता था। इसलिए संभावना यही है कि नूर ब्रिस्टल से लौटने के बाद ही पेरिस गई हों, जिसका मतलब है कि उनका ब्रिस्टल परीक्षण 17 मई के आसपास हुआ होगा। नूर की जिम्मेदारियों में ये काम शामिल थे: एक काम चलाऊ मनगढ़ंत किस्से के साथ ब्रिस्टल जाना, संपर्क विकसित करना, जीवित और मृत लेटर बॉक्स का इंतज़ाम करना, यानी उन लोगों और जगहों का इंतज़ाम जहाँ से गुप्तचर संदेश प्राप्त कर सकते, और कोई ऐसा फ्लैट हासिल करना जहाँ से प्रसारण सुरक्षित होता। उन्हें सुरक्षा संबंधी सारी सावधानियां बरतना ज़रूरी था। इस पर निगाह रखना ज़रूरी था कि कहीं उनका पीछा तो नहीं किया जा रहा था, और पकड़े जाने तथा पूछताछ किए जाने पर पुलिस से निपटना ज़रूरी था। एसओई के कर्मचारियों को उन पर निगाह रखनी थी कि उनसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही थी, और इस पूरी कवायद के विस्तृत नोट उनकी फाइल में हैं। नूर ने इस बहाने के साथ ब्रिस्टल जाने का फैसला किया कि वो हवाई हमलों के बारे में बच्चों की प्रतिक्रियाएं इकट्ठी करने आई थी, और इन प्रतिक्रियाओं का इस्तेमाल करते हुए वो एक पुस्तक तैयार करने वाली थी तथा इस विषय पर बीबीसी के लिए लेख उपलब्ध कराने जा रही थी। इसे एक अच्छे बहाने की तरह देखा गया था क्योंकि वो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती रही थी और बीबीसी का प्रसारण करती रही थी। इसे और भी प्रामाणिक साबित करने के लिए उन्होंने बेडमिंस्टर और मैगाट्सफील्ड वार नर्सरी में सचमुच ही बच्चों के इंटरव्यू किए। उन्होंने अपना नाम नोरा किर्कवुड रखा। एसओई को ये काफ़ी व्यवहारिक लगा। नूर ने ब्रिस्टल में रहते हुए बहाने के तौर पर एक स्थायी छोटा किस्सा भी कर लिया। उन्होंने खुद को बीओएससी में सचिव और एयर रेड पेट्रोल एआरपी वार्डन कहना शुरू कर दिया और कहा कि उन्हें सप्ताह में 3 दिन रात की पारी में ड्यूटी करनी पड़ती है, इसलिए उन्हें शक के घेरे में आए बिना रात के समय बाहर जाने का बहाना मिल गया। सबसे पहले नूर को एक ऐसी सुरक्षित जगह ढूंढनी ज़रूरी थी जहां से वो सुविधाजनक ढंग से काम कर सकें। उन्होंने 30 रिचमंड पार्क रोड क्लिफ्टन पर स्थित किन्हीं श्रीमती हार्वे के बोर्डिंग हाउस में कमरा किराए पर ले लिया, लेकिन नूर ने पाया कि श्रीमती हार्वे बहुत सवाल पूछती थी और अगर रहने की जगह हासिल करना बहुत मुश्किल ना होता तो नूर ने वो कमरा छोड़ दिया होता। उनका कहना था कि श्रीमती हार्वे भयंकर रूढ़िवादी और पुलिसिया दिमाग वाली महिला थी। उन्होंने ये भी लिखा था कि रहने की जगह बहुत अपर्याप्त थी और मकान मालिकिनें कुल मिलाकर अनुकूल नहीं थी।
इस दौरान नूर पर एसओई द्वारा निगाह रखी जा रही थी। उन्होंने पाया कि वो तलाशी और निगरानी से बचने के लिए सामान्य सुरक्षात्मक पद्धति अपनाती थी। उन्हें अपने साथ किसी तरह के आपत्तिजनक दस्तावेज लेकर नहीं चलना पड़ता था, क्योंकि अपने अड्डे से निकलने से पहले वो आदेशों को रट लेती थी। नूर की पहली संपर्क सूत्र थी आयरिश ट्रैवलर्स सेंसर ऑफिस की प्रमुख श्रीमती लॉरी, जिन्हें एसओई ने निर्देशित किया हुआ था। पहला इंटरव्यू खत के माध्यम से आयोजित किया गया था। नूर ने सेंसर के ऑफिस में नौकरी तलाश करने के बहाने ये मुलाकात निश्चित की थी। मुलाकात के दौरान उन्होंने बातचीत में सहज ढंग से पासवर्ड बता दिया था, जैसा कि उन्हें ब्यूली में सिखाया गया था। श्रीमती लॉरी के साथ दूसरी बैठक उन्होंने इस बहाने आयोजित की थी कि वो वहां अपना आवेदन पत्र सौंपने आई थी। इस मुलाकात में नूर ने इस संपर्क सूत्र के सामने अपना वास्तविक प्रस्ताव पेश किया था। इसके लिए उन्होंने बहुत सहज ढंग से श्रीमती लॉरी से कहा था कि हमले की स्थिति में वे लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में सहयोग करें। श्रीमती लॉरी उनके सुझाव से सहमत थी। नूर तथा श्रीमती लॉरी दोनों को ही इस मुलाकात का ब्यौरा एसओई को देना जरूरी था। नूर ने अपने ब्यौरे में बताया कि श्रीमती लॉरी बहुत उपयुक्त संपर्क सूत्र थी। उन्होंने श्रीमती लॉरी के बारे में बताते हुए कहा था कि वो जिम्मेदार, समझदार और व्यवहार कुशल, अनुभव के आधार पर सुरक्षा प्रिय और देश के हितों के मद्देनज़र अपने कर्तव्य के प्रति सजग थी। श्रीमती लॉरी ने अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा था कि नूर ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि नूर के अंदाज में कोई बहुत ही संदेहास्पद किस्म की चीज़ थी। एसओई ने इसे तनाव की मनस्थिति कहकर खारिज कर दिया। इसके बाद नूर को कोई ऐसी जगह तलाशनी थी जहां वो एक जीता जागता लेटर बॉक्स स्थापित कर सके, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका इस्तेमाल नूर तथा अन्य गुप्तचरों द्वारा संदेशों के आदान प्रदान के लिए लेटर बॉक्स की तरह किया जा सके। ये काम उन्होंने सफलतापूर्वक कर लिया। इसके लिए उन्होंने ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के एक दरबान और वाइट लेडीज़ रोड स्थित एम्पायर रांदेवू के एक सेक्रेटरी को चुना। उन्होंने कहा कि वे ब्रिस्टल में रहने आ रही हैं, लेकिन वहाँ अभी उनका कोई पता नहीं था। इसके बाद उन्होंने 2 मृत लेटर बॉक्स चुने। मृत लेटर बॉक्स इस्तेमाल में ना आने वाली वो छुपी हुई जगह होती थी जहाँ गुप्तचर संदेशों का आदान प्रदान कर सकते थे। इसके लिए नूर ने ग्रेट जॉर्ज स्ट्रीट स्थित बेथेस्डा चैपल के खंडर की पत्थर की सीढ़ियों के एक तिर्यक कोने तथा क्वींस रोड क्लिफ्टन के सिरे पर स्थित कॉल्स बॉक्स के फ्यूज केस के पीछे की जगह का चुनाव किया। एसओई को ये दोनों जगह बहुत उपयुक्त लगी। नूर के पास जो भी थोड़ा सा समय था उसमें उन्होंने अब मुलाकात की 6 जगह तैयार करनी थी जहां वे संपर्क सूत्रों के साथ मिल सकती थी। एसओई ने उन्हें इंतज़ामों के सिलसिले में विस्तृत निर्देश दिए थे। इनमें से 3 उस व्यक्ति के लिए थे जिसकी सामाजिक हैसियत गुप्तचर की थी। इसके लिए नूर ने दोपहर 1 से शाम 6 के बीच विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, इतवार के दिन दोपहर 12 से पहले ब्यूफ्रोड रोड स्थित क्लिफ्टन लॉन टेनिस क्लब और रात 11 के बाद विक्टोरिया रूम्स के प्रवेश द्वार का चुनाव किया था। उन्होंने देखा था कि विक्टोरिया रूम्स में नाच और पार्टियां 11 बजे रात तक समाप्त हो जाती थी, इसलिए वहां मुलाकात करना अपेक्षाकृत सुरक्षित था। दूसरे 3 स्थल एक बुजुर्ग कामकाजी महिला के साथ मुलाकात के लिए थे। इन मुलाकातों के लिए नूर ने दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक के लिए नेलिस सेंटर स्थित बस अड्डे, इतवार को दोपहर 12 बजे से सेंट जॉर्ज चर्च और रात 11 के बाद के लिए टेम्पल मीट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 के वेटिंग रूम्स का चुनाव किया था। ये चुनाव भी एसओई को ठीक लगे थे। नूर ने बाकी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपनी ब्यूरो ट्रेनिंग और पर्यवेक्षण का इस्तेमाल किया। उन्हें 3 ऐसे कामकाजी स्थलों की तलाश करनी थी जहां वायरलेस स्थापित किए जा सके और उनका इस्तेमाल किया जा सके। इसका मतलब था खुद को किराएदार के रूप में पेश करते हुए किराए के लिए उपलब्ध फ्लैटों की तलाश करना। ये काम उन्होंने काफ़ी फुर्ती से किया। जो पहला फ्लैट उन्होंने चुना था वो था 9/34 कॉर्नवालिस क्रेसेंट, जिसका किराया था 80 पाउंड और बिजली की आपूर्ति थी 210 वोल्ट। नूर ने ध्यान दिया था कि फ्लैट के 2 हिस्से किराए के लिए उपलब्ध थे, सबसे ऊपर का हिस्सा और बेसमेंट। उन्होंने सूचित किया कि बीच की 2 मंजिलें श्रीमती सटन, मकान मार्किंग के कब्जे में थीं, जो अकेली रहती थीं। वो 75-80 के आसपास की थीं और बधिर थीं। नूर को वो एक भली बुजुर्ग महिला लगी थी जो बहुत मददगार और किंचित मंदबुद्धि थी। नूर ने गौर किया कि ये स्थिति उनके काम के लिहाज से काफ़ी उपयुक्त थी, क्योंकि वो महिला जान ही नहीं पाती कि उसके फ्लैट का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा था।
अगला कदम था एरियल के लिए जगह की तलाश। नूर ने किसी तरह का संदेह जगाए बिना फुर्ती से मकान का चक्कर लगाया और पाया कि ऊपर की मंजिल की बनावट काफ़ी पेचीदा किस्म की थी, जिसमें छुपाने की कई जगह थी। बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाज़ा था। पीछे की खिड़की एक लंबे छज्जे पर खुलती थी, जिसके सहारे छत पर जाया जा सकता था। बेसमेंट का फ्लैट बाकी मकान से अलग था। उसमें बाहर निकलने के दो रास्ते थे। एक क्रेसेंट की ओर खुलता था और दूसरा पिछवाड़े में एवेन्यू के सामने पेड़ों से भरे बगीचे की ओर। नूर ने गौर किया कि दो मुख्य कमरे थे। एक छुपाने की जगह थी। कंजर्वेटरी और बगीचे के बीच एक जगह थी जहां फेंस के नीचे एक वायरलेस सेट को छुपाया जा सकता था। नूर के इस विस्तृत ब्यौरे की एसओई ने सराहना की। नूर द्वारा चुना गया दूसरा फ्लैट 99 प्रेम ब्रोक स्थित रोड पर स्थित था, जिसका किराया था 120 पाउंड सालाना, जो कुछ ज़्यादा था। नूर ने गौर किया कि उसमें एक मचान था जिसमें इतनी पर्याप्त जगह थी कि वहाँ एक वायरलेस सेट छुपाया जा सकता था और एरियल लगाया जा सकता था। वहाँ सुने जाने का कोई खतरा नहीं था और पुलिस की चेतावनी को जानने तथा भागने के अच्छे साधन थे। तीसरा पता था 10 वाइट लेडीज़ रोड, जिसका किराया था 75 पाउंड और बिजली की आपूर्ति थी 210 वोल्ट। ये पहली मंजिल का फ्लैट था जिसमें सिर्फ एक दरवाज़ा था। एसओई को ये बहुत उपयुक्त प्रतीत हुआ था। अब नूर को कुछ ऐसे विश्वसनीय सहकर्मियों की ज़रूरत थी जो कटआउट के रूप में काम कर सकें। ये वे लोग थे जो संदेश भेजते थे और गुप्तचर की मदद करते थे। नूर ने इसके लिए विक्टोरिया रूम्स में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी यूनियन के सचिव मिस्टर टी.ए. लीच की पहचान की। नूर ने इनका चुनाव इसलिए किया था क्योंकि वो ब्रिस्टल के छात्रों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे और बहुत उदार और खुशनुमा व्यक्ति थे। बोट क्लब के साथ उनके करीबी ताल्लुकात थे। नूर ने उनका वर्णन करते हुए उन्हें कुशल संगठनकर्ता की संज्ञा भी दी थी। उनके दूसरे संपर्क सूत्र थे डॉक्टर होप स्कॉट, जो एक सर्जन थे और ब्रिस्टल में क्लिफ्टन डाउन रोड पर रहते थे। वे डॉक्टर कार्टर के साथ प्रैक्टिस करते थे, जो 55 ओल्ड मार्केट स्ट्रीट ब्रिस्टल में रहते थे। डॉक्टर कार्टर नूर को साहसी और अत्यंत जिम्मेदार व्यक्ति लगे। उन्होंने ये भी पाया कि वो अमीर और गरीब दोनों तरह के लोगों के बीच लोकप्रिय थे। नूर ने उनके बारे में कहा था कि वो बेहद सक्रिय सच्चे अंग्रेज़ हैं। उन्हें संभावित कटआउट के तौर पर अत्यंत मूल्यवान बताया। नूर ने लिखा था कि ब्रिस्टल का इलाका कुल मिलाकर मुहिमों के लिहाज से उपयुक्त था। सुरक्षापरक सावधानियां और मजबूत छद्म आवरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तटवर्ती इलाका होने के नाते पुलिस की व्यवस्था अत्यंत प्रभावशाली है। मुहिम का हिस्सा होने के नाते नूर को बुलरिंग को खत भेजना जरूरी था। बुलरिंग संभवतः बर्मिंघम का कोई गुप्त पता था जहां एसओई खत प्राप्त करती थी। नूर ने अपना खत सफलतापूर्वक एक कमांडो के हाथ भिजवा दिया। ये खत को पहुंचाने का सबसे विश्वसनीय तरीका रहा होगा, ऐसा तरीका जिससे कोई ये भी पता न लगा सके कि वो खत उन्होंने भेजा था। खत लंदन जा रही ट्रेन में सौंपा गया था, लेकिन एसओई की टिप्पणी थी कि ये भला आदमी बदकिस्मती से खत को पोस्ट करने से पहले ही ब्रिस्टल लौट गया था। दरअसल खत की कवायद पूरी होने के 2 दिन बाद वेस्टर्न सुपर मेयर से भेजा गया था। ब्रिस्टल योजना का सबसे मुश्किल हिस्सा था पूछताछ। एसओई द्वारा बिछाए गए जाल के तहत नूर को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। इस स्वाग का उद्देश्य ये जांचना था कि नूर में तत्काल बहाने गढ़ने और अपने छद्म किस्से पर अडिग रहने की कितनी काबिलियत थी। एसओई ने पाया कि नूर ने मूर्खतापूर्ण गलतियां की थी। अगर उन्होंने पहले से थोड़ा भी सोच विचार किया होता तो वो इन गलतियों को आसानी से टाल सकती थी। उनकी रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि नूर से जब भी सवाल किए जाते थे वो बिन मांगे जानकारियां दे देती थी। एसओई ने अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि नूर ने बहुत कड़ी मेहनत की थी और कवायद में रुचि ली थी, लेकिन उसे और ज़्यादा चौकसी सीखने की ज़रूरत है। पुलिसिया पूछताछ को छोड़कर मैं इसे एक अच्छी युक्ति के रूप में देखता हूँ। ये टिप्पणी नूर की रिपोर्टों में उनके खिलाफ जाने वाली थी, जिसके नतीजे में उनके ट्रेनर्स के बीच इस बात को लेकर मतभेद पैदा होने वाले थे कि वो गुप्तचर बनने में सक्षम थीं या नहीं। ब्यूली की ये कवायद पूरी कर लेने के बाद नूर को फ्रांस की उड़ान भरने के लिए अगली पूर्णिमा तक इंतज़ार करना ज़रूरी था। गुप्तचर पूर्णिमा की रात को उड़ान भरते थे ताकि पायलट को वो इलाका ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे सके जहाँ ज़्यादातर गुप्तचर ब्यूली के बाद विशेष ट्रेनिंग, पैराशूट, ताले खोलने और तिजोरियाँ तोड़ने के अभ्यास या टेम पार्क में गुप्त वायरलेस तकनीक का अभ्यास के लिए जाते थे।
वहीं नूर का युद्ध क्षेत्र में तत्काल पहुंचना ज़रूरी था और इसलिए उन्हें अपनी अंतिम तैयारियां करनी पड़ी। इस बीच उनकी क्षमता को लेकर मतभेद पैदा हो चुके थे। उनकी नर्वसनेस स्पष्ट तौर पर उनके खिलाफ जाती थी। उनके कुछ ट्रेनर इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनमें सुरक्षा के प्रति सजगता की कमी थी और वो ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती थी। ये लोग उनके इस जज्बाती स्वभाव के लिए उनके वालिद को जिम्मेदार मानते थे, जिनके बारे में खबर फैल चुकी थी कि वो सूफी प्रचारक थे। नूर ब्यूली की सबसे ज़्यादा विवादास्पद गुप्तचर बन गई थी क्योंकि उनके बारे में आकलन को लेकर ट्रेनर्स में टकराव था। कुछ उन्हें बहुत ज़्यादा सुंदर और अजूबा मानते थे। उनका मानना था कि इस वजह से वे आसपास के वातावरण और लोगों के बीच घुल मिल जाने के बजाय अपनी ओर ध्यान ज़्यादा खींचती हैं। कुछ का ख्याल था कि वो सुरक्षा के लिए जोखिम साबित होंगी, तो कुछ उन्हें अत्यंत सक्षम, संभावनाशील गुप्तचर और कमाल की रेडियो ऑपरेटर मानते थे। यहाँ तक कि ब्यूली में नूर की साथी रही इवान कार्म्यू ने नूर के बारे में कहा था कि वो शानदार, अस्पष्ट सी स्वप्निल, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान खींचने वाली थी, जिन्हें 2 बार देखने के बाद कभी भुलाया नहीं जा सकता था। उन्हें फ्रांस भेजा ही नहीं जाना चाहिए था। इवान खुद एक सफल गुप्तचर थी और युद्ध से जीवित बच निकली थी। लेकिन ट्रेनिंग स्कूल्स की रिपोर्ट्स प्राय ऐसी ही होती थी, जो युद्ध कतर में गुप्तचरों के वास्तविक काम से मेल नहीं खाती थी। एसओई के एक अत्यंत सफल गुप्तचर फ्रांसिस कैमेयर्ट्स के बारे में ब्यूली की रिपोर्ट उनमें आत्मविश्वास और उत्साह की किंचित कमी देखती थी और उन्हें नेतृत्व के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। 1944 तक आते आते कैमेयर्ट्स ने लगभग 10,000 आदमियों को ट्रेनिंग करके हथियारबंद बनाया था, जो डी डे आते आते अतिरिक्त जर्मन सैनिकों के आगमन को रोकने के लिए अपनी अपनी जगह तैनात हो चुके थे। जुलेस सबू को बाद में उनकी बहादुरी के लिए जॉर्ज क्रॉस से नवाजा गया था और वो पक्की निशानेबाज थी। लेकिन उनकी रिपोर्ट में कहा गया था, मैं सचमुच सोचता हूँ, क्या ये छात्रा वाकई हमारे काम की है? उसमें जिम्मेदारी की कमी प्रतीत होती है और ऐसा नहीं लगता कि उसमें पहले करने की क्षमता है या उसके कोई आदर्श है। सबू के बारे में ये भी कहा गया था कि वो अस्थिर चित्त है और उसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। यहाँ तक कि उसकी अंतिम रिपोर्ट तक उन्हें इस काम के लिए स्वभावतः अनुपयुक्त बताती थी। लेकिन इन और दूसरे मामलों में मॉरिस बकमास्टर और सेल्विन जेप्सन गुप्तचर के बारे में ट्रेनिंग स्कूल्स की रिपोर्ट्स के बजाय अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करते हुए अंतिम निर्णय लेते थे। नूर अचानक ज़रूरत के लिए मौजूद बनी नहीं। उन्हें ब्यूली के हर्टफोर्डशायर से चार्ल्रे वुड भेजा जाना था, जहाँ से गुप्तचर युद्ध क्षेत्र में भेजे जाते थे। वास्तविक मकान तो बकिंघमशायर में चारलफोंट सेंट जाइल्स में था, लेकिन चार्ल्रे वुड निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम था। ये एक विशाल देहाती मकान था। ये उन गुप्तचरों से भरा होता था जो विभिन्न मुहिमों पर रवाना होने वाले होते थे और स्वाभाविक ही थोड़े से घबराए हुए होते थे। यहाँ ट्रेनिंग जारी रहती थी, जिसके तहत संकेताक्षरों, नक्शों की व्याख्या और गढ़े गए किस्से से अच्छी तरह परिचित होने का अभ्यास कराया जाता था। अब नूर से अपेक्षा थी कि वो अपनी ट्रेनिंग जून के अंत तक पूरा कर लेंगी, लेकिन वो जानती थी कि वो उससे पहले शायद मध्य जून तक ही चली जाएंगी। चार्ल्रे वुड छोड़ने से पहले नूर को अपनी माँ और बहन से विदा लेनी थी। वो नहीं जानती थी कि उनसे दोबारा मुलाकात कब हो पाएगी। वो लंदन गई, जहाँ उन्होंने घर के आर्थिक पक्ष के मद्देनज़र कागजी कार्रवाई करने की हताश कोशिश की, ताकि उनके जाने के बाद क्लेयर उनकी माँ की देखभाल कर पाती। उन्होंने उनसे कहा कि वो लंबे समय के लिए जा रही हैं और ख़त भी नहीं लिख पाएंगी। उनकी माँ को लगा कि वो अफ्रीका जा रही थी। क्लेयर को लग रहा था कि वो किसी द्वीप पर जा रही थी। उन्हें ये ज़रा भी इल्म नहीं था कि वो फ्रांस की ओर रुख कर रही थी। लगभग आखिरी दिन नूर ने अपने परिवार को एक और खबर देकर चौंका दिया। उन्होंने कहा, मैंने सगाई कर ली है। उन्होंने बताया कि वो अपने होने वाले पति से युद्ध ऑफिस में मिली थी और यात्रा से लौटने के बाद विवाह कर लेंगी। परिवार के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। उन्होंने गौर किया था कि नूर जब लंदन में थी तो कोई आदमी उन्हें फ़ोन किया करता था, लेकिन उन लोगों ने इसकी ओर खास ध्यान नहीं दिया था। नूर ने उन्हें संक्षेप में बताया कि वो एक ब्रिटिश अधिकारी है। उसके पिता अंग्रेज़ थे। नूर ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि वो जाने के पहले शादी कर लेंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि तब भी वो सगाई को औपचारिकता मानती हैं। नूर अपने परिवार को उस युवक का नाम पता बताने को तैयार नहीं हुई, लेकिन बाद में क्लेयर को लगा कि उन्होंने ये बताया था कि लड़के की माँ नॉर्वे की रहने वाली थी और वो लड़का भी कुछ समय नॉर्वे में रहा था।
नूर ने क्लेयर से ये भी कहा कि अगर उनसे कभी संपर्क संबंधी कार्य लिएजान वर्क करने को कहा जाए तो वो मना कर दे। जब क्लेयर ने पूछा कि क्यों, तो नूर ने समझाया कि अगर फ्रांसीसी के उनके ज्ञान और फ्रांस में उनके पले बड़े होने की वजह से उन्हें वार ऑफिस से नौकरी के लिए कोई बुलावा आए तो वो उसे स्वीकार नहीं करें। ये अनुरोध क्लेयर को समझ में तो नहीं आया, लेकिन तब भी उन्होंने नूर से उनकी सलाह मानने का वादा किया, क्योंकि उन्हें अपनी बहन इस मामले में संजीदा दिखाई दे रही थी। क्लेयर को यही सूझा ही नहीं कि स्वयं नूर ऐसी ही जिम्मेदारी के तहत बाहर जा रही थी। नूर चाहते हुए भी विलायत से विदा नहीं ले सकी, जो उस वक्त लॉन्सिंग कॉलेज में थे। वे हमेशा से नूर के सबसे करीबी दोस्त और हमसफ़र रहे थे। नूर अभी उनको और नौसेना की नौकरी छोड़ने की उनकी धमकी को लेकर चिंतित थी। उन्होंने क्लेयर को एक बंद लिफाफा सौंपते हुए कहा कि अगर विलायत अपने कमीशन में फेल हो जाए और गफलत में कोई कदम उठाने लगे तो क्लेयर उन्हें वो लिफाफा दे दे और उनसे कहे कि वो खत में सुझाए गए विकल्प को आजमाएं। बाद में विलायत को पता चला था कि नूर ने उस लिफाफे में फ्रेंच सेक्शन के एक अधिकारी का नाम और पता लिखा था। अब अंतिम विदाई का वक्त आ गया था। अपनी माँ और बहन को चूमने के बाद नूर चल पड़ी, लेकिन क्लेयर उनसे कुछ और मिनट चिपकी रही। उन्होंने नूर का हाथ थामा और उनके साथ साथ चलने लगी। नूर ने उनसे वापस जाने को नहीं कहा। दोनों लड़कियों ने यूस्टन स्क्वायर से बेकर स्ट्रीट तक के लिए ट्यूब पकड़ी। बेकर स्ट्रीट पर उन्होंने क्लेयर को एक बार फिर गले लगाया और कहा, यहाँ अब हम विदा लेंगे। क्लेयर से कहे गए उनके आखिरी शब्द थे, अलविदा। क्लेयर उन्हें आखिरी क्षण तक उनकी दुबली आकृति को बेकर स्ट्रीट की भीड़ में गुम होने तक देखती नहीं। इंग्लैंड से विदाई। चार्ल्सवुड जाने से पहले नूर को बेकर स्ट्रीट में अपने सेक्शन प्रमुखों से मिलना ज़रूरी था, जो संकट में थे। पेरिस की उनकी टीम के वायरलेस ऑपरेटर के अचानक मदद की गुहार लगाई गई थी, क्योंकि उसके काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो उसे अकेले नहीं झेल सकता था। उसे तत्काल राहत की ज़रूरत थी। हालांकि नूर की ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन वो एकमात्र थी जो उपलब्ध थी और वो जानती थी कि उन्हें अगली ही उड़ान पकड़नी होगी, और ये उड़ान उन अगली पूर्णिमा 16 जून के लिए निर्धारित थी। परिवार से विदा लेने के बाद हल्का सा अवसाद महसूस करते हुए वो चार्ल्सवुड पहुंची और अपने मार्गदर्शक अधिकारियों और सहकर्मियों से मिली। यहाँ उस विशाल देहाती मकान में नूर का ट्रेनिंग जारी रहा। अन्य गुप्तचरों के साथ वो नक्शों की जांच पड़ताल करने लगी, अपने छद्म किस्से का अभ्यास करने लगी और सांकेतिक भाषा तथा वायरलेस प्रशिक्षण से संबंधित अगले निर्देश प्राप्त करने लगी। नूर को इंसेंट लेटर कन्वेंशन, सांकेतिक जुबान में लिखी गई लंबी रिपोर्ट जिन्हें रेडियो में प्रसारित करने के बजाय विमान से ले जाया जाता था, का रिवीजन कराया गया। प्रैक्टिस पत्रों, वर्डिंग संदेशों को लिखने की ट्रेनिंग दी गई। डबल ट्रांसपोजिशंस तथा लिफाफे खोलने की प्रक्रिया का रिवीजन कराया गया। लेकिन बावजूद इसके कि वो जाने की तैयारियां कर चुकी थी, आखिरी में कुछ रुकावटें आती ही गईं। उनकी अंतिम रिपोर्ट नकारात्मक थी और युद्ध क्षेत्र में उनकी काबिलियत पर सवाल उठाती थी। 21 मई की एक रिपोर्ट में कर्नल फ्रैंक स्पूनर ने लिखा था, दिमाग से बहुत ज़्यादा कुशाग्र तो नहीं है, लेकिन कड़ी मेहनत करती है, उत्सुकता दिखाती है। इसके अलावा कोर्स के सुरक्षात्मक पहलू के प्रति कुछ अरुचि है। वो अस्थिर चित्त और तुनक मिजाज है और इसमें बहुत संदेह है कि वो वाकई युद्ध क्षेत्र में काम करने लायक है। इस विवादास्पद टिप्पणी को जगह जगह रेखांकित किया गया था। दिमाग बहुत ज़्यादा कुशाग्र तो नहीं है, पर हाशिए में बकमास्टर की टिप्पणी दर्ज थी, जिसमें कहा गया था, हम चाहते भी नहीं कि वो दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ हो। व्यक्तित्व तुनक मिजाज भी रेखांकित था, जिस पर हाशिए में टिप्पणी करते हुए मूर्खतापूर्ण कहा गया था। हाशिए पर बकमास्टर की और भी टिप्पणियाँ थीं, गुस्सा दिलाने वाली बात, और अंत में उसे S2 के रूप में काम करना चाहिए। जहाँ बकमास्टर की इस टिप्पणी में कि हम चाहते भी नहीं कि हमारे गुप्तचरों का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ हो, में अहंकार की बू आती है, क्योंकि उसका मतलब ये निकलता था कि दिमाग की ज़रूरत तो सिर्फ उच्च अधिकारियों को ही होती है। वहीं ये टिप्पणी SOE की हताशाजनक स्थिति को भी दर्शाती थी। मुमकिन है कि बकमास्टर ने लापरवाहीपूर्ण टिप्पणी इसलिए की हो कि वो नूर को जल्दी से जल्दी युद्ध क्षेत्र में भेजने को बेताब रहे हों। F सेक्शन पर ज़बरदस्त दबाव था। एक ट्रेनर वायरलेस ऑपरेटर हासिल करना ही अपने में मुश्किल काम था। फिर इतने कम समय में एक ऐसा ऑपरेटर हासिल करना तो लगभग असंभव ही था जो धारा प्रवाह फ्रांसीसी भी बोल सकता हो।
नूर इनके लिए लगभग तैयार थी। उनके मुख्य अधिकारियों को उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। कर्नल फ्रैंक स्पूनर के बाद में नूर की दोस्ती जीन ओवरटन फुलर से कहा था कि उन्होंने वो कठोर रिपोर्ट इसलिए तैयार की थी क्योंकि वो नूर की हिफाजत करना चाहते थे और उन्हें युद्ध क्षेत्र में जाने से रोकना चाहते थे। वो सिद्धांततः महिलाओं से इस तरह का काम करवाने के खिलाफ थे। उन्हें नूर के मामले में ख़ास तौर पर यह लगता था कि वो वहाँ की परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगी। ब्यूली में ये खबर फैल चुकी थी कि नूर रहस्यवादी सूफी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और इस बारे में बहुत से संदेह थे कि उनमें वो अंदरूनी ताकत है या नहीं जिसकी उम्मीद एक गुप्तचर से की जाती है। ये चिंताएं 24 मई 1943 के एक अन्य रिपोर्ट में भी व्यक्त की गई। लड़की के बारे में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर मेरा सुझाव है कि उसे कोई ऐसी जिम्मेदारी ना सौंपी जाए जिससे दिमागी तौर पर उसके आदर्शवाद के साथ टकराने की संभावना हो। अगर ऐसा हुआ तो वो हमारे नज़रिए से अस्थिरचित होगी। ट्रेनिंग पीरियड के अंत में नूर की जो छद्म गिस्तापो और पूछताछ की गई थी उसमें वो भयानक रूप से कमज़ोर साबित हुई थी। परस्पर विरोधी रिपोर्टों की वजह से एसओई को उन पर कड़ी निगाह रखनी पड़ी थी। एक चीज़ ऐसी थी जिस पर सारे ट्रेनर्स एकमत थे, उनकी रेडियो संबंधी दक्षताएं कमाल की थी। इसके अलावा वो एकमात्र थीं जो जा सकती थी क्योंकि उनके बैच के काफ़ी लोग रफ्तार और वायरलेस ट्रेनिंग के मामले में उनसे बहुत पीछे थे। नूर अब तक ए मार्क 11 ट्रांसमीटर का कोर्स पूरा कर चुकी थी और उसके कंट्रोल्स को पूरी दक्षता के साथ संभाल सकती थी। सिस्टम की गड़बड़ियों का पता लगाने और तकनीकी सूक्ष्मताओं के मामले में उन्हें कुछ समस्याएं थी, लेकिन वो अपनी कोड थ्योरी को अच्छी तरह समझती थी। उनके ट्रेनर्स ने देखा था कि वो पूरी तरह कुशल होने के लिए उन्हें और अधिक व्यवहारिक अनुभव की ज़रूरत थी। एसओई के लोगों के मन में सिर्फ स्पूनर की रिपोर्ट ने ही संदेह नहीं जगाया था, बल्कि चार्ले वुड में नूर के साथ रही 2 महिला गुप्तचरों ने भी वेरा एटकिंस को खत लिखते हुए युद्ध क्षेत्र में नूर की उपयुक्तता को लेकर संदेह जताया था। उन रिपोर्टों से परेशान होकर वेरा नूर को क्लर्जेज स्ट्रीट पर मनेटा रेस्तरां में लंच के लिए लेकर गई थी। वे कोने की एक मेज़ पर बैठी ताकि उनकी बातचीत दूसरे लोगों के कान में न पड़े। वेरा ने उस खत की चर्चा करते हुए नूर से उन महिलाओं की टिप्पणी के बारे में पूछा। इससे नूर को काफ़ी झटका लगा था और उन्हें भावनात्मक चोट पहुंची थी। वेरा ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर उनके मन में कोई संदेह हो तो वो अभी भी जाने से मना कर सकती हैं और इससे उनकी ज़िंदगी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने उन्हें समझाया कि इस बात को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि युद्ध क्षेत्र में जाकर अपने साथियों को निराश करना ज़्यादा बुरा होगा, लेकिन नूर अडिग थी। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ मैं इस मुहिम के लिए एकदम सही व्यक्ति हूँ और इसको लेकर मेरे मन में कभी संदेह पैदा नहीं हुए हैं। उन्होंने वेरा से कहा कि लंदन में अपनी माँ और बहन को अलविदा कहना उनकी ज़िंदगी का सबसे पीड़ादायक अनुभव रहा था। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्हें विलायत के परीक्षा परिणामों को लेकर चिंता बनी हुई थी। वेरा ने नूर से कहा कि विलायत के परीक्षा परिणामों के बारे में उन्हें वो पेरिस में खबर कर देंगी। भोजन समाप्त होते होते वेरा को यकीन हो गया था कि परिवार से अलग होने की तकलीफ़ ने ही नूर को हतोत्साहित कर दिया था। मॉरिस बकमास्टर के साथ साथ उन्हें भी नूर को लेकर पूरा भरोसा था। नूर ने वेरा से कहा, तुम माँ को मेरे सकुशल होने की नियमित सूचना देती रहना। अगर मैं लापता हो जाऊं तो उन्हें ये सूचना मत देना। नूर चाहती थी कि वेरा उनका समाचार तब तक देती रहें जब तक कि उनके बारे में उन्हें पक्की जानकारी हो, युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद भी। वेरा ने पूछा, कैसे तुम्हें खुशी होगी? नूर ने कहा, हाँ। 4 जून को सेल्विन जेप्सन ने एफ सेक्शन से एक नोट भेजकर पूछा, क्या नूर को वाफ के काम से कार्यमुक्त करके उसी सर्विस में मानद कमीशन दिया जा सकता है? वो जल्दी ही युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना होंगी और मुझे खुशी होगी अगर ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी जाए, उन्होंने लिखा। नूर अभी भी चार्ले वुड में थी और अपने बारे में मनगढ़ंत किस्से को तैयार करने, कुछ महत्वपूर्ण नक्शों की जांच पड़ताल करने में और आगे का वायरलेस ट्रेनिंग प्राप्त करने में लगी हुई थी। 5 जून 1943 की उनकी प्रगति रिपोर्ट में कहा गया था, कंट्री सेक्शन के आग्रह पर एक संक्षिप्त कोर्स पूरा कर लिया है। उसकी स्कीम को एक तकनीकी चूक के माध्यम से कम कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने कुछ उपयोगी अनुभव हासिल कर लिया है और अपनी मुहिम को लेकर वो अधिक आत्मविश्वास से भरी हैं।
टेम पार्क की उनकी अंतिम रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी ट्रेनिंग को बीच में रोक दिया गया था और अब उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेजा जा रहा था। इस छात्रा को उनके कंट्री सेक्शन के अनुरोध पर महीने के दौरान वापस ले लिया गया था। हालांकि उनके कोर्स को छोटा कर दिया जाने की वजह से उन्हें पूरी तरह ट्रेंड ऑपरेटर नहीं कहा जा सकता, तब भी वो अपने वायरलेस सेट को संभालने में पूरी तरह सक्षम है। समय बीतने के साथ वो और अधिक आत्मविश्वास अर्जित करेंगी। वैसे इस स्कूल में मुश्किलें पेश आने पर उन्होंने आसानी से घबरा जाने के संकेत दिए थे, खासतौर से तब जबकि ये मुश्किलें तकनीकी किस्म की होती थीं और इसमें संदेह है कि वो इस चीज़ से कभी पूरी तरह उभर पाएंगी। नूर जानती थी कि वो अपनी ट्रेनिंग पूरा नहीं कर पाएंगी और इसलिए वो जोआन सैंडरसन से विदा लेने चली गई। उन्होंने सैंडरसन को वो एक जोड़ी कफलिंक भेंट कर दिए जिन्हें वो निशानी के तौर पर पहना करती थी। जाने से पहले 7 जून को नूर ने अपने सांकेतिक लेखन यानी कोट्स पेश करने के लिए आखिरी मुलाकात का समय दिया गया। इसके लिए उन्हें लंदन जाकर कूट लेखन के उस्ताद और एसओई के संप्रेषण विभाग के प्रमुख लियो मार्क्स से मिलना था। वे 84 चेयरिंग क्रॉस रोड स्थित सुविख्यात लंदन बुक शॉप के मालिक बेंजामिन मार्क्स के बेटे थे। वे 26 वर्ष की उम्र में 1942 में एसओई में शामिल हुए थे। वे क्रिप्टोग्राफी क्षेत्र में असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उन्होंने युद्ध क्षेत्र में गुप्तचरों के इस्तेमाल के लिए संकेत तैयार किए थे। वर्षों बाद मार्क्स ने नूर के साथ हुई इस मुलाकात और उसके पहले बकमास्टर के साथ हुई तात्कालिक मुलाकात का दिलचस्प ब्यौरा दिया था। एक दिन रात को भूखे थके हुए और कैंटीन के बंद होने की शिकायत करते हुए बकमास्टर ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। जब मार्क्स ने उन्हें अपनी माँ के हाथ के बने सैंडविच पेश कर दिए तो बकमास्टर ने तपाक से एक नाम का उच्चारण कर दिया, नूर इनायत खान। मार्क्स उनकी ओर भौचक्के होकर देख रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि नूर एक वायरलेस ऑपरेटर है जिसने ब्यूली का अपना कोर्स पूरा कर लिया है और लगभग 10 दिन बाद उसे फ्रांस में छोड़े जाने वाला है। बकमास्टर ने मार्क्स से कहा कि समस्या ये है कि उस हरामजादे स्पूनर ने उसे नकार दिया है और एक ऐसी रिपोर्ट लिख दी है जिसमें कहा गया है कि वो गुप्तचर होने के लिए स्वभावतः ही नाकाबिल है और अगर उसे युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया तो ये सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा जोखिम होगा, जो कि निहायत ही बेवकूफ़ी की बात है, बकमास्टर ने कहा। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि नूर के दूसरे ट्रेनर भी स्पूनर से सहमत हैं। इन औसत दर्जे के लोगों की भीड़ से और क्या उम्मीद की जा सकती है, वो फट पड़े। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाले उस बेवकूफ़ ने अपनी रिपोर्ट की कॉपी बेकर स्ट्रीट को भी भेज दी है और अब ये सवाल अनिश्चय की स्थिति में है कि नूर को फ्रांस भेजा जाना चाहिए या नहीं। दरअसल स्पूनर ने रिपोर्ट की एक कॉपी फ्रांसीसी बेल्जियाई और डच निदेशालयों के नियंत्रक रॉबिक ब्रुक और एक कॉपी पश्चिमी यूरोप में अभियानों के प्रभारी निर्देशक एरिक मॉकलर फेरीमैन को भी भेज दी थी। स्पूनर को उम्मीद थी कि मॉकलर फेरीमैन वो रिपोर्ट एसओई के प्रमुख कॉलिन गॉबिन्स को भेज देंगे। मार्क्स को मालूम था कि नूर को पेरिस भेजने की कोशिश पहले भी की जा चुकी थी। एसओई की हालत इस कदर हताशा की थी कि उस मौके पर नूर उनसे आवश्यक फाइनल कोड ब्रीफिंग हासिल किए बिना ही चली गई थी। उन्हें तो ये सब बाद में ही पता चला था। मॉरिस बकमास्टर ने अपनी पुस्तक स्पेशली एम्प्लॉयड में स्वीकार किया था कि कभी कभी किसी गुप्तचर के बारे में ट्रेनिंग स्कूल के कमांडेंट की रिपोर्ट उनकी अपनी रिपोर्ट के विपरीत होती थी, लेकिन विशेषज्ञों खासतौर से वायरलेस ऑपरेटर्स की कमी की अत्यंत महत्वपूर्ण वजह से किसी रंग रूट के पक्ष में ढिलाई बरतना जरूरी हो जाता था। नूर का मामला साफ तौर पर ऐसा ही था। बकमास्टर ने मार्क्स से कहा कि नूर की शख्सियत उसमें ज़्यादा समझदारी की मांग करती थी जितनी समझदार स्पूनर एंड कंपनी में थी। उन्होंने नूर को एक ऐसी संवेदनशील स्वप्निल लड़की के रूप में चित्रित किया जिसके वालिद ने उसका पालन पोषण आध्यात्मिक ढंग से किया था, जो एक हिंदुस्तानी राजकुमार थे। उनका बचपन फ्रांस में बीता था और फ्रांसीसी का उनका ज्ञान आरएएफ की बजाय प्रतिरोध के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकता था। उन्होंने मार्क्स से पितृ सुलभ कर्व के साथ ये भी कहा कि नूर की एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। बकमास्टर ने मार्क्स से एक अनुग्रह करने का आग्रह किया, नूर को ऐसी विस्तृत ब्रीफिंग दी जिससे उन्हें अपने कोड कन्वेंशंस को पूरा करना और उसे याद करने में मदद मिल सके ताकि फ्रांस पहुंचने पर वो उन्हें भूले नहीं। उन्होंने मार्क्स से आग्रह किया कि वो उन्हें अपना कोई नया सिल्क कोड ना दे क्योंकि इससे वो पूरी तरह भ्रमित हो जाएंगी और वो उन्हें कहीं भी पड़ा छोड़ देंगी।
मैं स्वीकार करता हूँ कि नूर में अनमनस्क होने की प्रवृत्ति है, यानी कि बेचैन होने की, बगमास्टर ने कहा। उन्होंने मार्क्स से कहा कि वो ब्रीफिंग के बाद उन्हें एक लिखित रिपोर्ट भेज दे। मार्च से जहां आमतौर से 1 घंटे का समय देते थे, वहीं उन्होंने नूर के लिए अपनी डायरी में 3 घंटे का समय निर्धारित किया। इससे ज़्यादा समय देता तो मैं हिंदुस्तानी रहस्यवादी बनकर निकल सकता था, उन्होंने लिखा था। उन्होंने नूर की पुस्तक 20 जातक टेल्स की एक प्रति खरीदने का ऑर्डर भी दे दिया। नूर की फाइल्स पढ़ते हुए मार्क्स ने पाया कि ब्यूली के उनके ट्रेनर ने उनसे कहा था कि कोडिंग पूरी तरह अनुमान से परे होती है। उन्होंने उस ट्रेनर से बात करने के लिए उसे फ़ोन लगाया। उस ट्रेनर ने मार्क्स को गोपनीय सूचना देते हुए कहा कि इस पगली शहजादी से इतने मतभेद पैदा कर दिए हैं कि जितने ब्यूली के इतिहास में किसी भी छात्र और छात्रा ने नहीं पैदा किए हैं। तब भी इससे कोई मना नहीं कर सकता था कि वो कमाल की रेडियो ऑपरेटर है। मार्क्स के और ज़्यादा आग्रह करने पर ट्रेनर ने कहा कि उसका वालिद एक पागल था और उस रहस्यवादी पंथ का मुखिया था जिसने पेरिस में हाउस ऑफ ब्लेसिंग की स्थापना की थी, जहां नूर का बचपन बीता था। ब्यूली के सारे लोग इस बात पर सहमत थे कि उसका पागल वालिद ही उसकी सनक के लिए जिम्मेदार था। ट्रेनर के मदद के भाव से कहा, क्या आप जानते हैं उस हरामजादे ने इसे क्या सिखाया था? किसी भी चीज़ के बारे में झूठ बोलने से बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है। उसने मार्क्स को उस घटना के बारे में भी बताया जो इस बात को रेखांकित करती थी कि नूर कितनी अप्रत्याशित और भोली भाली हो सकती थी। एक बार जब ब्यूली ने उसे एक रेडियो अभ्यास के लिए भेजा था, तो वो ट्रांसमिटिंग के अभ्यास के लिए साइकिल से अपने सेफ हाउस की ओर चली जा रही थी। तो एक पुलिस वाले ने उसे रोककर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो पता है इसने क्या कहा? मैं जासूस बनने की ट्रेनिंग ले रही हूँ। ये मेरा रेडियो है, क्या आप चाहते हैं मैं इसे आपको दिखाऊं? इसके बाद उसने रेडियो को उसकी गुप्त जगह से निकाला और पुलिस वाले को आजमा कर देखने के लिए आमंत्रित किया। ट्रेनर ने वो किस्सा भी सुनाया कि किस तरह ब्रिस्टल पुलिस द्वारा की गई नकली पूछताछ के बाद पुलिस के सुपरिटेंडेंट ने स्पूनर से कहा था कि वो उस पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करें, क्योंकि अगर ये लड़की जासूस है तो मैं विंस्टन चर्चिल हूँ। मार्क्स ने खुद को इस हिंदुस्तानी शहजादी के साथ एक चुनौतीपूर्ण मुलाकात के लिए तैयार कर लिया। इस बीच उन्होंने जातक टेल्स की 20 की 20 कहानियाँ 2 बार पढ़कर उन्हें अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लिया। ये बंदरों के एक सरदार का किस्सा था जिसने अपनी बलि देकर अपने शरीर को एक पुल के रूप में पेश करते हुए 80,000 बंदरों का नेतृत्व उनकी आज़ादी के लिए किया था। वो बंदर दुष्ट राजा ब्रह्मदत्त से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक बंदर इतनी ज़ोर से कूदा कि उसने बंदरों के उस सरदार की पीठ तोड़ दी। वो किस्सा बलिदान और इस बारे में था कि किस तरह एक बंदर दूसरों की रक्षा की खातिर खुद का बलिदान कर खुश था। यहाँ तक कि उस दुष्ट राजा को भी सीख मिली कि अंततः प्रेम की ही जीत होती है। हो नूर, तुम ऐसोई में क्या कर रही हो? मार्क्स ने सोचा। मार्क्स ने सोच रखा था कि वो डिटैच्ड भाव से ब्रीफिंग करेंगे, यानी कि निर्देश देंगे, लेकिन जब नूर कमरे में दाखिल हुई तो वो हक्का बक्का रह गए। मार्क्स ने लिखा था, जैसे ही मेरी नज़र ऑर्चर्ड कोर्ट के ब्रीफिंग रूम में मेज़ के सामने बैठे उस छरहरी आकृति पर पड़ी, मैं तुरंत समझ गया कि जिस एकमात्र चीज़ से बाहर आने, डिटैच होने की संभावना है, वो मेरी, अगर दोनों नहीं तो एक आंख होगी। किसी ने भी नूर की असाधारण सुंदरता का जिक्र ही नहीं किया था। मार्क्स ने उनसे कम 250 अक्षर का एक संदेश लिखने और फिर उसे भेजने के लिए उसको सांकेतिक ज़बान में बदलने, यानी कि एनकोड करने को कहा। नूर तुरंत काम में लग गई और फ्रांसीसी में संदेश लिखने लगी, लेकिन फिर उसे बदलने में उन्होंने 5 मिनट लगाए। अंत में वो संतुष्ट भाव से मुस्कुरा दी और उसे सांकेतिक भाषा में बदलना पूरी तरह भूल गई। मार्क्स ने उन्हें नरम स्वर में याद दिलाया कि लंदन प्रसारण का इंतज़ार कर रहा है। उन्होंने बेहद माफ़ी मांगते हुए अपने हैंडबैग से एक कविता निकाली। उन्होंने मार्क्स से कहा, ये मेरी अपनी कविता है। इसके बाद उन्होंने उसे सांकेतिक भाषा में बदलना शुरू कर दिया। शुरुआत तो उनकी ढीली ढाली थी, लेकिन अचानक उन्होंने गियर बदला और अपना पहला ट्रांसपोजिशन इतनी तेज़ी से कर दिया जितना मार्क्स द्वारा ब्रीफ किए गए किसी भी गुप्तचर ने कभी किया हो। उन्होंने प्रसन्न ढंग से मुस्कुराते हुए वो रूपांतरण मार्क्स को सौंप दिया, लेकिन वो ये भूल गई कि उन्होंने बाकी संदेश को संकेत भाषा में बदलने का काम पूरा ही नहीं किया था। उन्होंने एक बार फिर माफ़ी मांगी, लेकिन बाकी काम 10 मिनट से भी कम समय में पूरा कर दिया। ये एक बार फिर मार्क्स की जानकारी में सबसे तेज़ रफ्तार थी।
फिर मार्क्स ने उनसे कहा कि वो खुद ही उसे डिकोड करें। इस काम में उन्होंने 20 मिनट लिए। जब मार्क्स ने वर्कशीट की जांच की तो उन्होंने पाया कि नूर ने उसमें कई गलतियां की थी। नूर को देखकर लगता था कि वो रो पड़ेंगी। तुमने ज़्यादातर लोगों के मुकाबले में थोड़ी सी गलतियां की हैं, उन्होंने उनसे कहा, लेकिन जो गलतियां तुमने की हैं वो बहुत ही मौलिक किस्म की हैं। ये सुनकर उन्हें कुछ बेहतर लगा। इसके बाद मार्क्स ने शहजादी से उसकी अपनी शैली में निपटने को कहा और अपनी शी शैली में निपटने का फैसला भी किया। उन्होंने नूर की कहानी को अपने शब्दों का आधार बनाते हुए कहा, सांकेतिक ज़बान में लिखे गए संदेश एक मामले में बंदरों से मिलते जुलते हैं। अगर आप उन पर बहुत ज़ोर से कूदेंगे तो आप उनकी पीठ तोड़ देंगे, और इसके साथ तुमने यही किया है। मुझे संदेह है अगर तुम खुद ब्रह्मदत्त भी इस गूढ़ लिपि को समझ लेता तब भी कोर्ट रूम के मेरे बंदर न समझ पाते। मार्क्स ने नूर से कहा। नूर ने सर उठाकर आश्चर्य से देखा। आपने मेरी पुस्तक पढ़ी है? मार्क्स ने याद करते हुए कहा। उनकी निगाह में जो तीखापन था उसने मेरी चटनी बनाकर रख दी थी। उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें वो पुस्तक पढ़कर बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर उन्होंने नूर से कहा, तुमने मुझसे एक झूठ बोला है और कोर्ट से झूठ बुलवाया है। नूर उछलकर खड़ी हो गई और बोली, मैंने क्या किया है? झूठ शब्द का वही असर हुआ था जो वे चाहते थे। ब्यूली के ट्रेनर का कहना अंततः सही था। तुमने गलत इंडिकेटर ग्रुप पेश किया है, ये झूठ नहीं तो और क्या है? वो मैंने इस तरह सोचा नहीं था, नूर ने जवाब दिया। मार्क्स ने उनके काम को देखा और कहा, इसमें 6 झूठ और हैं और एक आधा सच है। उन्होंने कहा, कर्नल बकमास्टर को यह संदेश पढ़ने के लिए 10,000 कोशिशें करनी पड़ेंगी। ओ नहीं, इस पर नूर ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर मार्क्स ने इस हताश होती गुप्तचर से कहा, मुझे विश्वास है तुम्हारी जातक कथा एक बहुत अच्छी कूट लेखक कोडर बनने में तुम्हारी मदद कर सकती है। कैसे? देखो, जब भी तुम किसी संदेश को संकेत में बदलती हो तब हर बार संदेश के शब्दों के बारे में कुछ इस तरह सोचो जैसे वो पेरिस और लंदन के बीच का पुल पार करने की कोशिश करते बंदर हैं। अगर वो गिर जाते हैं तो पकड़े जाएंगे और गोली से उड़ा दिए जाएंगे, लेकिन वो अपने दम पर पुल पार नहीं कर पाएंगे। और अगर तुम धीरे धीरे और सिले सिलेवार ढंग से उन्हें रास्ता दिखाते हुए एक बार में एक कदम रखते हुए उन पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए और उनकी पूरी तरह रक्षा करते हुए उनकी मदद नहीं करती तो वो कभी उस पार नहीं पहुंच पाएंगे। तब कोई सच्चाई पहुंचानी हो तो अपने संकेत को झूठ मत बोलने दो। क्या मैं एक बार फिर कोशिश कर सकती हूँ? नूर ने पूछा, और इस बार उन्होंने अपनी पिछली से आधी रफ्तार से संदेश को संकेत में बदला, तो जो तब भी ज़्यादातर लोगों के मुकाबले तेज़ रफ्तार थी, और संकेत समूहों को सावधानीपूर्वक कॉपी किया। वे कुछ इस तरह संदेशों पर अपनी उंगलियां फिरा रही थीं जैसे उन्हें मार्क्स को सौंपने से पहले उनके जख्मों को खोज रही हों। दोनों एकदम सही थे। थैंक यू, लेकिन अगर मैं कभी कभी सुअरों के बारे में सोचूं तो चलेगा? उन्होंने मार्क्स से पूछा। उनकी एक कहानी महातुंदिला और कुलांतिंदिला नामक सुअर के 2 बच्चों के बारे में थी। मार्क्स ने कहा, पुल पार करने में जिस भी चीज़ की मदद मिले वो करो। क्या तुम कर पाओगी? मिस्टर मार्क्स, मैं वादा करती हूँ, मैं करूँगी। नूर ने मार्क्स से पूछा कि वो युद्ध के बाद क्या करना चाहते हैं। मार्क्स ने कहा कि वो एक नाटक लिखना चाहते हैं। इस पर नूर ने इस कदर दिलचस्पी दिखाई कि मार्क्स उसके बारे में नूर से चर्चा करने लग गए। हालांकि उसका उनकी इस मुलाकात के उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं था। ये नाटक एक ऐसी लड़की के बारे में था जो हंस नहीं पाती थी। उसने 5 साल की उम्र में हंसना बंद कर दिया था और अब वो 18 साल की थी। उसे हंसाने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन कोई युक्ति काम ही नहीं आई। फिर एक दिन उसने गंदे बूढ़े भिखमंगे को देखा और बुरी तरह हंस पड़ी। उस भिखमंगे को घर लाया गया और लड़की को वो और भी मस्खरा लगने लगा, लेकिन उस भिखमंगे ने उस घर में रुकने से मना कर दिया क्योंकि उसे अपने ऊपर हंसा जाना अच्छा नहीं लगा। भिखमंगे ने ये पता लगाने का निश्चय किया कि वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से लड़की ने हंसना बंद कर दिया था। उसने पाया कि किसी व्यक्ति ने उसे भीषण पीड़ा पहुंचाई थी, लेकिन जिस क्षण भिखमंगे को ये बात पता लगी उसी पल से लड़की चंगी हो गई। विडम्बना ये थी कि जैसे ही लड़की ठीक हुई उसे भिखमंगे की असलियत दिखाई देने लगी। घिनौना, बूढ़ा, आवारा। नतीजन उसे वहाँ से चले जाना पड़ा। नूर को यह किस्सा दुखद और कौतुकपूर्ण लग रहा था। अब वो चाहती थी कि वो भिखमंगा चला जाए
और लड़की को पता भी ना लगने दे कि लड़की उसकी कितनी ऋणी है। उन्होंने मार्क्स से उस नाटक का नाम पूछा। मार्क्स को नूर की ओर देखते हुए तुरंत शीर्षक सूझ गया, द गर्ल हु कुड नॉट क्वाइट। नूर ने मार्क्स से कहा, मुझे पूरा विश्वास है इस नाटक को देखने के लिए बहुत लोग आएंगे। उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर वो आ सकें तो ज़रूर आएंगी। ये सुनकर मार्क्स के मन में उम्मीद जगी कि अगर नूर परीक्षा में फेल हो जाए तो उन्हें युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद नूर के लिए अपने सिक्योरिटी चेक्स को सीखने का समय आ गया, उन सारे महत्वपूर्ण उपायों को सीखने का समय जिनकी मार्फत एसओई नूर के रेडियो संदेशों की प्रामाणिकता का पता लगा पाती। मार्क्स समझ गए कि उन्हें झूठ न बोलने के बारे में एक और मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नूर ने अपने सिक्योरिटी चेक्स का इस्तेमाल ठीक ढंग से किया था, लेकिन उन्हें शायद इस बात का एहसास ना रहा होगा कि पकड़े जाने पर उन्हें उनके बारे में झूठ बोलना होगा। मुझे ऐसा क्यों करना होगा? नूर ने पूछा। मार्क्स ने समझाया, अगर तुम जर्मनों को वास्तविक चेक के बारे में बता दोगी तो वे लोग ढोंग करेंगे कि वो तुम हो और तुम्हारे नाम से इंग्लैंड को संदेश भेजने लगेंगे। इस तरह इंग्लैंड से झूठ बोलेंगे। लेकिन एक बेहतर तरीका है, मान लीजिए मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताती, भले वो कितना ही क्यों ना पूछते रहें, नूर ने कहा। मार्क्स समझ गए वो झूठ बोलने के बजाय मर जाना पसंद करेंगे। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने नूर को एक पूरी तरह से नया सिक्योरिटी चेक देते हुए कहा, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बारे में तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को जानकारी नहीं होगी। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी होगी, 18 अक्षरों वाले किसी भी की फ्रेज़ का इस्तेमाल कभी नहीं करना, कोई भी संख्या हो, लेकिन 18 नहीं। अगर तुमने 18 का इस्तेमाल किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम पकड़ी गई हो। 18 मेरा लकी नंबर है, नूर ने कहा। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे भूलूंगी नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ मिस्टर मार्क्स। लेकिन मार्क्स नूर के मामले में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। उन्होंने नूर से कम 200 अक्षरों के 3 संदेशों का सांकेतिक लेखन कर उन्हें अगले दिन दोपहर तक तैयार करने को कहा और उन्हें इनमें अपने वास्तविक और दिखावे के चेक शामिल करने थे। जब मार्क्स कमरे से निकल रहे थे तब नूर अपनी पेंसिल की ओर हाथ बढ़ाती हुई खुद से कह रही थी, मुझे 18 अक्षर लंबा कोई भी की फ्रेज इस्तेमाल नहीं करना है। मार्क्स अभी भी चाह रहे थे कि वो परीक्षा में फेल हो जाए ताकि वे उनके बारे में बुरी रिपोर्ट दे सके। नूर की सुंदरता और संवेदनशीलता ने उन्हें मोहित कर दिया था। वे इस कोमल प्राणी को गेस्तापो के सियाह स्याहे से संभावित यातना और मौत से बचाना चाहते थे। लेकिन नूर ने 6 नए संदेशों का सांकेतिक लेखन कर दिया और उनके हर बंदर ने सुरक्षित ढंग से पुल को पार कर लिया, जिनमें उनके सिक्योरिटी चेक्स भी शामिल थे। उन्होंने 18 अक्षरों वाले एक ही फ्रेज तैयार कर गर्व के साथ मार्क्स को सौंप दिया। 10 जून को लियो मार्क्स ने बेमन से नूर को हरी झंडी दिखाते हुए अपनी रिपोर्ट मॉरिस बकमास्टर को भेज दी। उन्हें नूर के साथ हुई ये मुलाकात जिंदगी भर याद रही। द गर्ल हु कुड नॉट क्वाइट का प्रदर्शन 1948 में सेंट मार्टिन्स थिएटर में हुआ। अगले कुछ दिन नूर के लिए भागम भाग से भरे थे। पेरिस को उनकी सख्त ज़रूरत थी और अगली पूर्णिमा आने में कुछ ही दिन बचे हुए थे। रवाना होने से एक सप्ताह पहले नूर को ऑर्चर्ड कोर्ट के फ्लैट में लाया गया। वहाँ गुप्तचर मुहिम पर रवाना होने से पहले रहते थे। इस कोर्ट की जिम्मेदारी प्रसिद्ध बटलर पार्क संभालते थे। इस फ्लैट में काले रंग की टाइल्स का बाथरूम था जो सैन्य काल में खासा मशहूर हो गया था। गुप्तचर पीटर चर्चिल अक्सर वहाँ दिखाई देते थे, जो पूरी तरह सूट बूट से लैस खाली बाथ में नल की टोंटियों पर अपने पैर टिकाए बैठे रहते थे और द ट्रायल्स की क्रॉसवर्ड पहेलियाँ हल करते थे। कभी कभी कोई गुप्तचर बात में टिका अपना छद्म पहचान के बारे में गढ़े गए किस्से के आखिरी रिहर्सल करता दिखाई दे जाता था। आर्चर्ड कोर्ट में गुप्तचर द्वारा बिताया गया समय युद्ध क्षेत्र के दुष्कर और खतरनाक दौर में प्रवेश के पहले का संक्षिप्त सा विलासितापूर्ण समय होता था। यहाँ अंतिम चेक्स तैयार किए जाते थे। छद्म पहचानों को ढकने के लिए गढ़े गए किस्से की एक बार फिर से जांच पड़ताल की जाती थी। बारीक मसलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता था। यहाँ गुप्तचरों को फ्रांस और उनकी अपनी विशेष मुहिमों से संबंधित ताज़ा तरीन खबरें दी जाती थीं। अगर किसी ऑपरेटर पर जर्मनों के लिए काम करने का संदेह होता था तो उन्हें उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा जाता था। पार्क्स पूरी दक्षता के साथ ऑर्चर्ड कोर्ट का संचालन करते थे। वे वेस्टमिंस्टर बैंक के पेरिस शाखा के पूर्व संदेशवाहक थे और उनकी यादें
कमाल की थी। वे हर गुप्तचर को उसके ट्रेनिंग के दौरान दिए गए छद्म नाम से जानते थे और ट्रेनिंग से संबंधित आखिरी निर्देशों के लिए आने वाले हर गुप्तचर को आत्मीयता का एहसास कराते थे। पार्क्स एकदम ठीक ठीक ढंग से ये सुनिश्चित करना जानते थे कि फ्लैट में अपना वक्त गुजारने के दौरान गुप्तचर अचानक तौर पर एक दूसरे से न मिल पाए। एसओई की नीति के तहत गुप्तचरों को युद्ध क्षेत्र में मिलने से हतोत्साहित किया जाता था और इसका सबसे अच्छा तरीका ये समझा जाता था कि वो इंग्लैंड में भी आपस में बहुत ना मिले। गुप्तचरों के लिए ये बात विशेष महत्व रखती थी। वो ये बात कभी किसी को ना बताएं कि वो फ्रांस के कब्जे वाले क्षेत्र में कहाँ जाने वाले थे। चूँकि इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना होती थी कि युद्ध क्षेत्र में जा रहे दो गुप्तचर फ्लैट में मिलने पर आपस में इस बारे में चर्चा कर सकते थे, इसलिए पार्क्स के लिए ये सुनिश्चित करना ज़रूरी होता था कि उसे इसका मौका ही ना मिल पाए। पार्क्स लोगों को पूरा शिष्टाचार बरतते हुए गुपचुप तरीके से किसी तरह एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाते थे। कभी कभी तो वो उन्हें बाथरूम तक भी गुपचुप तरीके से ले जाते थे। मुमकिन है ये चीज़ फ्लैट के आगंतुकों के लिए किसी तरह असुविधाजनक रही हो, लेकिन गुप्तचर समझते थे कि पार्क्स को वैसा क्यों करना पड़ता था और दोस्ताना तथा खुशमिजाज बटलर एफ सेक्शन के लोगों द्वारा बहुत पसंद किए जाते थे। आर्चर्ड कोट की दीवारें फ्रांस और पेरिस के नक्शों से ढकी हुई थीं। यहाँ गुप्तचरों को ऐसे कपड़े दिए जाते थे जो उनकी पहचान को छुपाने के लिए गढ़े गए किस्से से मेल खाते थे। मॉरिस बकमास्टर इसके पक्ष में नहीं थे। उनके गुप्तचर जासूसी से संबंधित किसी तरह के उपकरण रखें, कोई खोखले कलम, नकली पैंदे वाले ब्रीफकेस या अलग किए जा सकने वाले हील्स बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि ये चीज़ें कुल मिलाकर बहुत जोखिमपूर्ण थीं, क्योंकि जर्मन अपव्यय को इनका मिलना या जेल या मौत का कारण बन सकता था। अगर कोई गुप्तचर अपराध का संकेत दे तो ये भी गलत हो सकता था।